नमस्कार सभी को। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि काफी लोग जुड़ चुके हैं। बेसिकली यहाँ से उत्तराखंड के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हम लोग के जितने भी कैसे उसको एक एक्सपोर्ट मार्केट की तरफ हम लेके जा सकते हैं उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं उसमें काफी सारे कंप्लायंसेस, काफी सारे लाइसेंसेस और एक हो सकता है कि काफी लोगों को थोड़ा पेचीदा ही लगे। तो कहीं पे भी हम लोग जितने भी कोशिश करेंगे कि जितने भी डाउट्स हम लोग के आते हैं, जितने भी सवाल हम लोग के आते हैं, वो आखिरी पे ले सके एक बार, है ना। तो मैंने स्पेसिफिकली 15 मिनट के आसपास, 15-20 मिनट जो है क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए रखे। वो स्पीच पर मैं आपसे शेयर करता हूँ कि जर्नी क्या रहती है। मैं अपने, क्योंकि मैं खुद एक फाउंडर हूँ, एक कंपनी चलाता हूँ, तो मेरे को जो मेरी जर्नी रही है मैं वो भी आपसे साथ शेयर करूंगा कि कैसे हमने कुछ एक्सपोर्ट्स किए हैं, कैसे उत्तराखंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन जो है अभी उसको भी हमने चेक किया है, और हम लोग आगे क्या क्या कर सकते हैं। तो द हिमालयन एसेंट बेसिकली अभी क्या है कि यहाँ से एक्सपोर्ट करना एक तरीके से एक चैलेंज हमें लगता है कि यहाँ से कैसे एक्सपोर्ट होगा, कौन से प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे फोकस करके हम वो कर सकते हैं। तो हम लोगों का जैसे हम लोग कुमाऊखंड पे जो है hemp पे काम करते हैं। तो अभी हम लोग जापान भी जाके आए थे, और अभी हम लोग स्विट्जरलैंड और यूके पे भी, यूएस में भी हम लोग का भी एक टाई अप है। तो एक तरीके से हम लोग कैसे इसको करते हैं कि वी लुक फॉर इंक्यूबेशन, जैसे है ना, जैसे टीबीआई जो है यहाँ पे ग्राफिक एरा में हम लोग कई बार कुछ इंक्यूबेशन पार्टनर्स वगैरह भी देखते हैं कि जो कि इंटरनेशनली हमें एक एक्सेस प्रोवाइड कर सके। जैसे जापान पे हम जिस इवेंट पे गए थे उसका नाम था सुशी टेक। तो सुशी टेक पे हम लोगों को वहाँ पे जो है इवन बकायदा जो है इंडियन एम्बेसी अच्छा। के जो डीसीएम थे उन्होंने हमें होस्ट किया था, है ना। अच्छा। सीबी जॉर्ज करके वो जो डीसीएम थे उन्होंने हमें होस्ट किया था। और पूरा का पूरा जो अच्छा। एक फैसिलिटेशन था वो इंडियन एम्बेसी और जापान के एम्बेसी ने मिलके किया था। तो करेंटली हम लोगों ने एक और हम लोगों ने जैसे यूके पे हम लोग जब सेल कर रहे थे तो हमने, हमारे एक इंडियन पार्टनर है जो कि यूके बेस्ड है। किसी का शायद से माइक ऑन रह गया, एक बार वो चेक कर लीजिए। तो हम लोग के कोई पार्टनर है जो कि यूके बेस्ड है। तो उन्होंने क्या किया कि दे स्टार्टेड कीपिंग हम लोग के इन्वेंट्री जो है वहां पे कुछ रखना शुरू कर दिया। तो उस इन्वेंट्री के साथ हमने क्या किया कि हम लोग यहाँ से शिप करते थे अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लगा के। और फिर वहां पे एक प्लेटफॉर्म बनाया गया बकायदा, जिस प्लेटफॉर्म पे पहले क्या होता था कि जो वहां पे करेंसी चलती है पाउंड, जैसे यहाँ पे रुपीस चलती है ना, रुपया चलता है, वहां पे पाउंड चलता है। तो वहां पे उन्होंने क्या किया कि उस पाउंड को पहले कन्वर्ट करते थे केके कॉइन में। केके कॉइन मतलब कुमाऊं खंड कॉइन, है ना। तो वो वेबसाइट पे कोई भी जाएगा, जैसे हम लोग अपनी यहाँ से टी शर्ट सेल कर देते हैं, भांग से हम लोगों ने टी शर्ट बनाई है, हेम्प टी शर्ट करके। तो उस टी शर्ट को हम लोग वहां पे जब हम एक्सपोर्ट कर रहे थे तो वो पहले के कॉइन होता था कन्वर्ट, उसके बाद वो परचेज आता था। और यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली जो है अभी उत्तराखंड में करीब 2000 किसानों के साथ काम कर रहे हैं, नॉट जस्ट इन कुमाऊं बट गढ़वाल रीजन में भी, चमोली साइड, देवाल साइड पे, ग्वालदम साइड पे हम लोगों का काफी काम हो रहा है, रुद्रप्रयाग साइड पे। तो अभी हम लोगों का मेनली फोकस हेम्प पे है, नेटल पे है, और भी जितने भी हमारे टेक्सटाइल्स के जो प्लांट होते हैं जैसे विमल हो गया, ये सारी चीजें हो गई, कुछ एसएचजीस के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, जो ग्रोथ सेंटर होते हैं यहाँ पे उनके साथ काम कर रहे हैं। तो आपसे भी कोई अगर जुड़ना चाहेगा तो बाद में मैं अपना नंबर, और इस प्रेजेंटेशन में भी नंबर और ईमेल आईडी है, उससे आप जुड़ सकते हैं। अब आते हैं जो मेन टॉपिक हम लोग के पास में है आज का, कि उत्तराखंड में क्या एक अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले बात आती है क्या अपॉर्चुनिटी है हम लोग के पास में। अपॉर्चुनिटी बिल्कुल है। हम लोग के पास में 175 रेयर मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स है। अगर आप देखो तो ये जो एक हमारे पास में जो ये स्पीशीज ऑफ प्लांट्स है यहाँ पे, जैसे कि इसमें आपके, अगर आप लोगों को शायद ज्यादा पता होगा, लेकिन जैसे पत्थर चट्टा, कुटकी, है ना, ये सारी कितनी हर्ब्स है। अभी हम लोग भी इस पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस भी है जो इस पे काम करते हैं, जैसे एचआरडीआई करके एक इंस्टीट्यूशन है, वहां पे भी आप देख सकते हो। तो इन सबके साथ पे फैसिलिटेट करके आप काफी सारी हर्ब्स हो सकती है, जैसे यहाँ पे अभी कैमोमाइल, रोजमेरी, गुलाब, इन सब का भी काफी काम होने लगा है। इसकी नर्सरी बना के भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सका है। तो अभी लैवेंडर की भी खेती यहाँ पे कराई जा रही है। उसके साथ साथ जितनी भी ये सारी आपकी एरोमेटिक प्लांट्स है, वो एक बहुत ज्यादा एक एक तरीके से एक अपॉर्चुनिटी भी है
तो हो सकता है कि ये बहुत ही प्रीमियम मार्केट में बिचाए, तो जरूरी नहीं है कि हमको कंटेनर्स कंटेनर्स ही सोचना है, क्योंकि एक बात आपको याद रखनी है कि उत्तराखंड में जितनी भी ये हर्ब्स होती है, सबसे पहले हम लोगों के पास में एक रोड मैप होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए कि जिस तरीके से हम उसको, तो ये आज हम उस रोड मैप को ही डिस्कस करेंगे, है ना, कि कैसे हम लोग किस क्वांटिटीज में काम कर सकते हैं, है ना। हो सकता है अब आप मुझसे कहोगे कि डिमांड तो सर आती है 100 kg की, लेकिन हमारे गांव में तो सिर्फ 10 kg हो रहा है आजकल। तो हमें वो चेक करना है कि जो डिमांड सप्लाई गैप है, मतलब अभी मैं एज एन एंटरप्रेन्योर आपके साथ पे एक एंटरप्रेन्योर जैसे बात करता है वैसे भी बात कर रहा हूँ कि वो जो डिमांड सप्लाई गैप है वहां पे हमें चेक करना है कि कैसे हम लोग उसको मीट कर सकते हैं, क्या और खेती अपने गांव में प्रमोट करवा सकते हैं, है ना, वो बहुत जरूरी चीज है ना। तो सही प्राइस मिलना बहुत जरूरी चीज है ना। तो क्या एक्सपोर्ट पे हमें सही प्राइस मिलेगा, वो भी आज हम चेक करेंगे कि एक्सपोर्ट पे क्या, हमें कई लोगों को लगता है कि एक्सपोर्ट पे सही प्राइस मिलेगा, लेकिन उतने ही खर्चे भी आएंगे, उतने ही, और उतना ही सपोर्ट सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है। तो आज हम सपोर्ट सिस्टम की भी बात करेंगे, एक्सपोर्ट पे आने वाले खर्चों की भी बात करेंगे, और क्या रोड मैप होता है उसकी भी बात करेंगे। तो ये तीन चीजें हो गई, एक तो क्या सपोर्ट सिस्टम है, क्या कॉस्ट है, और क्या रोड मैप है। अगर आप कहते हो कि आपके पास पे मडुआ है ना, मिलेट है, मिलेट, तो आपके पास पे कितना मिलेट आप इकट्ठा कर सकते हो। मान लो आप कहते हो कि आपने मिलेट इकट्ठा कर लिया और उसके बाद आपके पास एक एक्सपोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है, उसके लिए क्या रोड मैप होगा, क्या कॉस्ट होंगे, कैसे कैसे हमें करना है, आज हम इस टॉपिक पे थोड़ा सा टच करेंगे। तो एक चीज जो आप देख सकते हो कि उत्तराखंड से क्या ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहा है, बिल्कुल एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर आप देख सकते हो तो करीब जो है, अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो करीब जो है ये 10,000 करोड़ तक का जो है, 10,000 करोड़ जो है ये नंबर जो है, इतना ज्यादा एक्सपोर्ट ऑलरेडी उत्तराखंड से हो चुका है। और ये जो नंबर है ये मैं 2017 के नंबर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे पास रिपोर्ट थी वो 2017 की रिपोर्ट थी हमारे पास में। तो करीब 10,000 करोड़ जो है, ये एग्री एक्सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ऑलरेडी हो चुका है उत्तराखंड से। तो आप जैसे लोग ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं उत्तराखंड से। और कहाँ से एक्सपोर्ट होता है, उत्तराखंड में दो आईसीडी है। आईसीडी मतलब होता है इनलैंड कंटेनर डिपोट। जैसे कि ज्यादातर माल आपको पता होगा कि यहाँ से जो है शिप से जाता है, जो एक्सपोर्ट का जो सामान होता है वो शिप से जाता है, उसके शिप के पोर्ट ज्यादातर जो है जहाँ समुद्री एरिया होता है वहां होता है। तो उत्तराखंड में जो ये डिपोट बने हुए हैं वो काशीपुर और पंतनगर में बने हुए हैं। तो यहाँ से फिर वो कनेक्ट होते हैं बाकी सी पोर्ट को, इंडिया के अंदर जितने भी सी पोर्ट है, चाहे वो वाइजैक में हो या दिल्ली में भी एक पोर्ट बना रखा है, जो जितने भी कोलकाता साइड हो, जितने भी ये पोर्ट है वहां से फिर कनेक्ट होगा। अगर ईस्ट की तरफ जाता है, जैसे जापान वगैरह अगर सामान जाता है, तो वो ईस्ट की तरफ से जाएगा, और अगर वो यूरोप वगैरह जाता है तो वो वेस्ट की तरफ से जाएगा, या तो वो गुजरात के पोर्ट से जाएगा या फिर वाइजैक से जाएगा। अब इस पे हमें देखना है कि एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है कि लोकल, जो हमारी एक मानसिकता है कि लोकल से ग्लोबल। अब हम लोकल पे प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे मैं खुद अल्मोड़ा में रहता हूँ, मैं कसार देवी अल्मोड़ा में रहता हूँ, वहीं से हम लोग की कंपनी चलती है। हम लोग की एक रिटेल आउटलेट भी है, हम लोग कुमाऊं खंड हेम्प स्टोर करके भी चलते हैं, हम लोग की वेबसाइट वगैरह भी है, सारी चीजें जो करते हैं, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट पे भी फोकस है। तो अभी हम लोगों को कुछ ये जरूर देखना है कि क्या क्या बॉडीज हमारे काम आएंगी एक तरीके से, राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है कि जब आपके पास एक कंसिस्टेंट और फोरकास्टेड एक ऑर्डर्स हो, तो वो बहुत जरूरी हो जाते हैं। तो दो, हमें एक शिफ्ट, दो माइंडसेट एक रहता है। एक माइंडसेट होता है कि लोकल रिटेल शॉप का, कि हमने परचून की दुकान खोल रखी है, और वो एक माइंडसेट है ना। तो वो एक माइंडसेट आ जाता है, आप कह सकते हो कि एक दुकान चलाने वाले का, है ना, एक लाला दुकानदार का। और एक माइंडसेट होता है जो कि होता है ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल, कि हमें बी टू बी कितने लोगों को पता है, कोई एक जना बता सकते हैं बी टू बी क्या होता है। बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू वेरी बिजनेस। गुड। यस। जी, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस में क्या होता है कि आप एक बिजनेस है तो आप दूसरे बिजनेस को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, है ना। तो वहां पे ऑर्डर्स की वैल्यू ज्यादा होती है। ये सबसे ज्यादा रिटेल और बी टू बी बिजनेस में क्या डिफरेंस आएगा, पहला बिजनेस तो ये हो गया कि पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि इसमें जो है आपको एक बड़ा ऑर्डर मिलेगा, है ना। तो हो सकता है कि आपको प्राइस पे कंसिस्टेंसी लानी हो, क्वालिटी पे कंसिस्टेंसी लानी हो, है ना।
और साथ ही साथ आपके पेमेंट टर्म्स की भी हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम आए। अब रिटेल पे क्या होता है कि आप, कई लोगों को लगता है कि B2B मतलब बड़ा बिजनेस, लेकिन उसके उतने ही चैलेंजेस भी हो सकते हैं। कोई दुकानदार जब सामान बेचता है तो हाथों हाथ पैसा मिलता है ना। जो खर्चा, जो भी उसका होता है, वो उसकी जो लागत आई होती है वो उसको उसी समय पूर्ति हो जाती है, क्योंकि उसको उसी समय उसका पैसा मिल गया है। जो B2B है उस पे हो सकता है कि क्रेडिट पीरियड आ जाए, सामने वाली पार्टी उसको बोले कि हमको 30 दिन का या 60 डेज का एक क्रेडिट पीरियड चाहिए या 45 डेज का एक क्रेडिट पीरियड चाहिए। आप उसको कैसे काउंटर कर सकते हैं, ये सोच पे हम कैसे एक तब्दीली ला सकते हैं कि हम वो एक सिक्योरिटी के साथ, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए सिक्योरिटी, कि सिक्योरिटी के साथ पे हम लोग काम कर सके, एक मेंटल सिक्योरिटी के साथ। तो यहाँ पे जबकि आप एक, जब आप दुकानदार की मानसिकता से काम करते हैं तो वहां पे हो सकता है कि आपको छुटपुट सेल्स जल्दी जल्दी हो जाए, वहां पे पैसा थोड़ा जल्दी मिल जाए, आपको कम पैसा लगाने की जरूरत पड़े और आपको हो सकता है इतने ज्यादा खर्चे करने की जरूरत भी ना हो। यहीं जब आप ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल B2B की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आप कंटेनर भर के सामान के बारे में सोचते हैं। आप आगे वाले बिजनेस से, बिजनेस की हो सकता है ईमेल पे बात हो या कॉल पे बात हो सकता है आपको पहले वो आपको एक पीओ देश करके दे, है ना। पीओ मतलब परचेज ऑर्डर, है ना। वो हो सकता है वो आपको एक परचेज ऑर्डर जनरेट करके दे, हो सकता है पहले आप इनवॉइस जनरेट करें, फिर वो आपको कहे कि 45 डेज तक लगेगा। तो अब इस पे क्या आता है, अब जैसे आप लोकल रिटेल करते हैं, आप कुछ भी फूड प्रोडक्ट्स जैसे हम करते हैं, है ना, कोई अचार बनाता है, कोई यहाँ पे अगर हो सकता है हर्बल टीज करता है ना। तो ऐसा अगर हमारे, या कुकीज वगैरह बेकरी का किसी का काम है, तो यहाँ पे किसी का FSSAI रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है। और वहीं जब हम ग्लोबल उस पर जाते हैं तो हमें चाहिए होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस, अपेडा का रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है। अपेडा क्या है, अब एग्री प्रोडक्ट्स की जो एक्सपोर्ट काउंसिल है उसका नाम है अपेडा। जी ठीक है। तो उसका नाम है, क्या नाम है, अपेडा। ठीक है। तो DGFT क्या है, डिस्ट्रिक्ट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, है ना, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है। तो जो भी सामान बाहर जाता है उसके जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बॉडी बना रही है उसका नाम है DGFT। इनकी वेबसाइट पे भी जाके आप देख सकते हैं। एक चीज और आप जरूर देखेंगे, अभी आप इसके बाद, कॉल के बाद आप गूगल करेंगे, आप चाहे तो इसका, इस पूरी स्लाइड का एक फोटो भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में मैं आपके स्लाइड भी शेयर करूंगा। तो एक चीज और आप जो जरूर देखना चाहेंगे कि वो है अपेडा करके एक जो ये बॉडी है, ये इंडिया में ये एग्री प्रोडक्ट्स की एक एक्सपोर्ट काउंसिल है ना। जितने, आपका जितना भी सामान एग्री प्रोडक्ट्स का जाता है बाहर, वो इनसे सर्टिफाई होके ही जाएगा, है ना। तो अब क्या क्या होता है कि ये जो अपेडा बॉडी है, ये आपको और भी ज्यादा इस पे डिटेल में जानकारी चाहिए, आपको इनके साथ पे मिलके कुछ काम करना है, तो इनका एक एक्सेलरेटर भी चलता है जिसका नाम है भारती। ठीक है। आप उसके साथ भी एक बार रजिस्टर करके अपना काम करवा सकते हैं। ठीक है, उसको भी आप जरूर देखिएगा। बाकी इसके बाद इसमें क्या आ जाता है, जैसे इंडिया में हमें फूड प्रोडक्ट सेल करने के लिए कौन सा लाइसेंस चाहिए, FSSAI। लेकिन जब हम बाहर सप्लाई करते हैं तो यूरोप में जैसे हमें अलग लाइसेंस चाहिए, US में हमें अलग लाइसेंस चाहिए, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन हो सकता है हमें चाहिए हो। तो ये सारे जितने भी लाइसेंसेस है, इस पे हमें थोड़ा ज्यादा गौर करना पड़ेगा। इंडिया में क्या होता है कि हम लोग एक फिक्स्ड MRP पे काम करते हैं। कोई चीज हो सकता है कि कोई हर्बल टी का पैकेट अगर 150 रुपीज का है तो वो हो सकता है 150 रुपीज उसका मैक्सिमम प्राइस है। अगर हम उसको किसी रिटेलर के पास रखवाते हैं तो हो सकता है हम उसको 25% से 30% तक डिस्काउंट भी देते हैं। आगे फिर वो, है ना, आप समझ रहे हैं। तो अब इसके बाद क्या हो जाता है, जब हम ग्लोबल पे जाते हैं तो हमारे पास पे कुछ इनको टर्म्स आ जाते हैं। इनको टर्म्स क्या है, तो होता क्या है कि ये कुछ बिजनेस टर्म्स है, ये कुछ टर्म्स है स्पेसिफिकली फॉर एक्सपोर्ट, है ना, जो कि इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स ने इनको प्रमोट किया हुआ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। तो जैसे ये सारे जितने भी वर्ड्स है, FOB, तो फ्री ऑन बोर्ड, इसका फुल फॉर्म है फ्री ऑन बोर्ड, और CIF। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास ये कुछ इंसेंटिव्स होते हैं। तो ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स है, मैं आपको अभी शेयर कर दे रहा हूँ। जैसे RODTEP जो है, ये जो है, इसमें क्या होता है कि जितना भी आपका टैक्सेस लगते हैं, जब भी आप कोई सामान भेजते हो बाहर इंडिया से, तो जितने भी आपके तो जो टैक्स लगते हैं, तो उसमें जो रेमिशन होता है, तो वो रेमिशन ऑन टैक्सेस, वो बेसिकली जो ये जो स्कीम है, उस स्कीम के तहत ये आपको फिर एक बेनिफिट हो जाता है। तो आप वो टैक्सेस वगैरह को
वापस क्लेम कर सकते हो, राइट। तो ये इनके कुछ टर्म्स होते हैं। तो जब आप ग्लोबल उस पे जाते हैं तो ये आपको कुछ लाइसेंसेस और पेपर वर्क करने पड़ते हैं। तो उस पे हम एक और बार फिर से आएंगे। अब इस पे क्या होता है, आप जब दुकानदारी करते हैं तो अगेन आपकी जो होता है वन टाइम पेमेंट हो जाती है। कस्टमर आया, उसने सामान उठाया, उसने आपको पेमेंट की, चलता बना। यहाँ पे क्या होता है कि आपकी एक लॉन्ग टर्म सप्लाई चेन पार्टनरशिप बनती है आपकी। हो सकता है कि कस्टमर जो सामने से कस्टमर है वो आपको साल में एक बार ऑर्डर नहीं देगा, वो हो सकता है साल में 2 बार ऑर्डर दे, 3 बार ऑर्डर दे, और फिर वो रिपीटेटिव ऑर्डर देगा एनुअली, है ना। हर साल आपको एक ना एक ऑर्डर आएगा। वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि आपके बीच में और उसके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हो। सबसे पहले एक एमओयू, जिसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, एक एमओयू साइन हो। और वो बहुत जरूरी भी है आपके पास ईमेल। अब उसके बेसिस पे, उस एमओयू के बेसिस पे एक फायदा आपके पास यहाँ पे ये भी होता है कि एक आपके पास यहाँ पे एक्सिम बैंक एक है इंडिया में। तो ये आपको क्या करता है कि एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट फाइनेंस जो होता है, इसके लिए ये आपको एक जो है लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करता है। लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब कि आप हो सकता है जैसे आपने सामान भेजा, तो आपको सामान प्रिपेयर करने के लिए भी तो पैसा चाहिए आपके पास। अभी आपको ऑर्डर जो आया है वो हो सकता है कि 200 किलो का हो। अब वो 200 किलो प्रिपेयर करने के लिए उसके जो लॉजिस्टिक्स के खर्चे होते हैं, उसके जो फार्मर को सामने से पेमेंट करना, वो सारे खर्चे हैं वो। अब आपको लेकिन एक पीओ जनरेट हो चुका है, जो सामने वाली पार्टी है उसने आपको एक जो है पीओ जनरेट करके दे दिया। तो उसके बेसिस पे आप इस बैंक के पास जाओगे, एग्जिम बैंक के पास में, आप कहोगे कि हमारे पास ऑलरेडी पीओ है, मतलब ऑर्डर कंफर्म्ड है, ये हमारे पास ऑलरेडी इनके साथ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन होके रखा हुआ है। इसके बेसिस पे आप बैंक पे जाओगे, बैंक आपको जो है फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। अब अगली चीज, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हो सकता है कि वो आपसे 45 डेज का, 50 डेज का, 60 डेज का क्रेडिट पीरियड मांगे। 2 महीने का क्रेडिट पीरियड है। अब आपके पास तो पैसा है नहीं, आपने तो सारा पेमेंट कर दिया है, लेकिन बैंक आपको यहाँ पे एक हेल्प करेगा कि इतने दिन का क्रेडिट पीरियड है, क्योंकि सामान पहुंचने में भी टाइम लगेगा। और एक और चीज जब होती है कि यहाँ से जब आप सामान भेजते हो तो जितनी भी जो कॉस्ट होती है, लोडिंग की कॉस्ट जो होती है, वो सारी जब कॉस्ट होती है, जितनी भी पेपर वर्क की कॉस्ट होती है, वो ज्यादातर आपकी जिम्मेदारी होती है। जब आप वो करा देते हो तब आप होते हो फ्री ऑन बोर्ड, एफओबी। उसके साथ ही साथ वो जो पार्सल गया है उसके इंश्योरेंस की कॉस्ट जो होती है, फ्रेट की कॉस्ट जो होती है, वो सीआईएफ होती है। तो ये सारी जब कॉस्ट वगैरह जब इंक्लूड होती है तो आप तो पहले डर जाओगे कि ये तो कैसे होगा। तो इसलिए आपके पास ऑप्शन होता है कि आप बैंक जाओगे, आप इस पे पेपर वर्क काफी होते हैं, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्ट कराओगे, जो सामने वाली पार्टी है उससे आप पीओ लोगे। तो ये प्रोसेस में आपको रोड में, आपके पास अभी कोई ऑर्डर आ रहा है, तो एकदम से कोई कहता है कि आपके पास 200 किलो पड़ा हुआ है माल, आप भेज सकते हो क्या, आप हाँ कह दोगे, लेकिन उसमें कोई पेपर वर्क नहीं होगा, तो आपको आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे उसको। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए यहाँ पे पेपर वर्क। तो ये जितने भी पेपर वर्क होता है, अपेडा जो है, एक अपेडा का आपको लाइसेंस लगेगा, एक आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए। इस पे हम और डिस्कस करेंगे आगे चल के। और उसके बाद आखिरी में, अगर आपके पास में क्रेडिट की प्रॉब्लम है, अगर आपके पास में आपको क्रेडिट चाहिए, तो आप बैंक पे जाओगे। एक्सिम बैंक है इंडिया में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, वहां से आपको लाइन ऑफ क्रेडिट मिल जाएगी। आप में से कितने लोग यहाँ पे पहाड़ में हनी पे काम करते हैं या हर्बल टीज पे काम करते हैं? सर मैं दिल्ली से करती हूँ हनी पे काम। अच्छा, ओके, हाँ जी। मैं ठीक है। तो हम से कर इसके रहा बाद हूँ थोड़ा, हर्बल टी पे। हाँ, जी जी जी, बताइए। जी सर, मैं चमोली से हर्बल टी पे सर काम कर रहा हूँ। ओके, ओके, सर मैं भी दिल्ली से हनी पे काम कर रही हूँ। ओके। तो ठीक है। तो एक जो हमने, मतलब अभी हमने उत्तराखंड के कुछ चैंपियन सेक्टर्स जो हमने आइडेंटिफाई किए, वो नेचुरल हनी है, बासमती और सीरियल्स हो गए, और हमारे जो यहाँ की हर्बल टीज है उसकी एक बहुत ज्यादा डिमांड आई है। तो इस पे अगर हम जब देखते हैं तो मेन मार्केट्स कहाँ कहाँ है, तो सऊदी अरेबिया जो हमारा यूएई सऊदी है, अभी तो वहां पे काफी अफेक्टेड हो रखा है वैसे मार्केट्स, लेकिन वो एक मेन कॉस्मोपॉलिटन एक हब भी है। अगर आप देखते हो जो सऊदी और दुबई वगैरह जो एरियाज है वहां पे, जो है वो एक पूरा ग्लोबल गेटवे की तरह आप देख सकते हो कि वहीं से सारी मार्केट्स ओपन होती है। तो ये जितना भी हनी है, जो आपकी टीज है, वो वहां के लिए काफी अच्छा एक मार्केट है। तो आप ये देख सकते हो कि लगभग जो है $15 मिलियन जो है एक तरीके से यहाँ से गया हुआ है। तो $15 मिलियन मतलब करीब करीब हो गया आपका 150 करोड़ रुपए का, जो है आपका सिर्फ जो है नेचुरल हनी का ही सप्लाई है।
और इसकी टॉप मार्केट जो है यूएसए, यूएई। और एडवांटेजेस क्या है उत्तराखंड के आने की अगर कोई बताएगा, तो एक तो यहाँ पे सीजनल जो होता है, यहाँ पे अलग अलग फ्रूट की वैरायटीज होती है, तो आपको अलग अलग फ्रूट के फ्लेवर्स मिल जाते हैं। एक ऑल्टीट्यूड स्पेसिफिक आपको एक प्योरिटी मिल जाती है, जो यहाँ पे आप उत्तराखंड में जब जाते हो तो आपको एक हायर ऑल्टीट्यूड हिमालयन हनी मिलता है। उससे एक काफी फायदा होता है यहाँ पे। अगेन देर आर मेडिसिनल बेनिफिट्स भी काफी हनी के होते हैं, तो वो मेडिसिनल बेनिफिट्स भी अजवाइन के हनी जो होता है, जो लोग हनी पे काम कर रहे हैं उनको शायद इसके बारे में ज्यादा पता होगा। अजवाइन हनी होता है। फिर यहाँ पे एक इफ आई एम राइट, तो एक जो बटर ट्री, जो बटर ट्री होता है उसका जो हनी होता है व्हाइट हनी, वो काफी एक मेडिसिनल हनी होता है। तो इस हिसाब से लिची हनी हो गया, बाकी जितने भी फ्रूट्स हनी है, तो उस हिसाब से अगर आप एक आ, वो बनाते हैं एक्सपोर्ट का, अगर हम लोग इसको लेके चलते हैं तो इट्स अ गुड मार्केट। काफी ज्यादा एक एक्सपोर्ट वैल्यू हम लोग डिराइव कर सकते हैं। कोई है यहाँ पे जो अभी सर ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहा है? सर अपेडा का लेना जरूरी है? मेरे पास आईसी तो है, जी। तो अपेडा में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया अभी, तो फिर कैसे करेंगे आगे इसको? तो आपका क्या मेनली अभी क्या बिजनेस है आपका? आप क्या हनी वगैरह ही करते हो कि कैसे क्या करते हो? सर हनी का ही करते हैं, तो पर आईसी तो ले लिया, पर अपेडा भी नहीं लिया। और एक्सपोर्ट मार्केट ढूंढ रहे हैं, तो कौन सी कंट्री बेस्ट है एक्सपोर्ट मार्केट के लिए, और क्या मतलब थोड़ा सा समझा दीजिए एक बार। राइट। तो इस पे एक्चुअली काफी सारी चीजें आ जाती है। तो आपको कितना टाइम हो गया मतलब काम करते हुए, और आपकी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड है और दिल्ली में रजिस्टर्ड है नो कि उत्तराखंड में कंपनी रजिस्टर्ड है? मतलब थोड़ा सा एक बार आप अपनी सर, कंपनी के बारे में डिटेल दे दीजिए। और फिर क्या आप दिल्ली हनी करते हो, कितने टाइम से करते हो? राइट। दिल्ली की है और 2 ढाई साल से कर रही हूँ मैं। और ओके। प्रोप्राइटरशिप है। कुछ चीजें जो आप देख सकते हो कि एक्चुअली जैसे अगर आप एक्सपोर्ट की तरफ को जा रहे हो, तो एक अपेडा पे आप जरूर जाके उनका रजिस्टर कीजिए। उनका एक आरसीएमसी जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है एक्चुअली, तो ये एक रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट होता है। तो ओके। अगर आप हाँ, तो इनका ये मेंबरशिप सर्टिफिकेट जो होता है अपेडा का, आरसीएमसी जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक तरीके से इसका फुल फॉर्म होता है रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। और जो ये यूरोप का जो गैप लिखा है, इसका फुल फॉर्म होता है आपका गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो इस पे क्या होता है कि अब आप जैसे हनी की जब आप थोड़ा सा भी इस पे रिसर्च करते हो कि आपको कहाँ से डिमांड आ रही है, आप सबसे पहला ऑर्डर कैसे करोगे, राइट? क्योंकि आपको सिर्फ सप्लाई नहीं करना, आपको एक तरीके से वो ट्रस्ट भी बिल्ड करना है ना। आपको क्वांटिटीज भी आपके पास में होनी चाहिए। आपके पास पे उतना पीछे से सप्लाई भी होना चाहिए, तब जाके आप आगे की जो डिमांड है वो एक तरीके से फुलफिल कर सकते हो। तो सबसे इजी एक करेक्ट। तरीका होता है कि आप, है ना, सबसे इजी तरीका जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अभी, कि वो एक तरीके से आप होगा कि आप एक बार अपेडा जो है, अपेडा पे आप जाइए। उनके प्रोग्राम्स चलते रहते हैं काफी सारे अलग अलग एग्री प्रोड्यूस पे। तो एक्चुअली आपको एक हनी स्पेसिफिक, क्योंकि मैंने आज मतलब आई हैव प्रिपेयर्ड वेरी जनरल एक तरीके से प्रेजेंटेशन, तो आपको एक हनी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा कि उस पर आप कैसे फोकस करके। एंड दूसरी चीज आप जरूर देखिएगा कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट हाउसेस कोई है क्या इंडिया में। यूजुअली अगर आप गवर्नमेंट के साइड से ये सारा जितना भी डेटा, जैसे पेड़ा जो है गवर्नमेंट का बॉडी है, राइट? जितने भी मैंने आपके टर्म शेयर किए, एग्जिम बैंक जो है ये भी अगेन गवर्नमेंट बॉडी है, राइट? तो इसमें तो आपको क्या चाहिए अभी कि आपको एक जो ऑलरेडी इस पे हनी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई ना कोई एक्सपोर्ट बॉडी हो या कोई ना कोई एक्सपोर्ट हाउस हो। जैसे दिल्ली में आपको काफी एक्सपोर्ट हाउसेस मिल जाएंगे, राइट? मेरे को टेक्सटाइल्स पे एक्चुअली ज्यादा पता है, क्योंकि हम लोग हेम टेक्सटाइल्स वगैरह ज्यादा करते हैं। बट अगर आप ओके। अपेडा के थ्रू ही, अपेडा पे जब आप जाओगे आपके पास रजिस्टर्ड वेंडर्स का भी एक लिस्ट आ जाएगा। तो आप उनमें से भी किसी को ओके। एक कॉल करके आप उनसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस ऑलरेडी एक बना लिया, क्योंकि वो पहला थैंक यू। स्टेप है। हाँ तो जी। उसके बेसिस पे आप मतलब अभी जैसे आपके पास कोई रिटेल ऑर्डर या फिर स्मॉल ऑर्डर आता है, तो आप जो है अलग अलग जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शिपिंग पार्टनर्स है, जैसे डिलीवरी हो गया। इवन आजकल अगर आप यस। चाहो तो इंडिया पोस्ट पे अभी एक सर्टिफिकेशन होता है, और इंडिया पोस्ट पे आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होता है, डीएनके सर्टिफिकेशन। तो ये एक सर्टिफिकेशन मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा। अगर आपके पास जैसे एनी ऑर्डर, अगर किसी का भी स्मॉल ऑर्डर है जैसे 20-25 kg का तक भी, तो वो आप इंडिया पोस्ट से इंटरनेशनली कहीं पे भी शिप कर सकते हो आज की डेट पे।
उनका एक रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस है तो आप उनके पास जाके, और अभी वो आपको जीएसटी बिल भी देना स्टार्ट कर दिया है जो इंडिया पोस्ट है, तो आप वहां पे जाके उनको बोलिए कि एक डीएनके सर्टिफिकेशन होता है, तो वो आपको वो उस पर भी पूरी हेल्प करेंगे। उसके लिए आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। तो ये पहला स्टेप है। तो एनी ऑर्डर अप टू 20 kgs 25 kgs आप इजीली आज के डेट पे जो है इंडिया पोस्ट से शिप कर सकते हो इंटरनेशनली विथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस। एंड उससे बड़ा अगर किसी को ऑर्डर होता है तो फिर एक अलग ट्रेजेक्ट्री फॉलो करनी होती है, वो मैं आपके साथ अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में शेयर भी करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। किसी ने हर्बल टीज वगैरह का अभी तक एक्सपोर्ट वगैरह देखा है क्या, या कुछ किसी ने हाँ, रघुबीर जी शायद से मैं आपका देख सकता हूँ कि आपका हैंड रेज हो रखा है, आप भी शेयर कर लीजिए। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन है, पहले नहीं तो स्लाइड कंप्लीट कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन आंसर का जब टाइम आएगा तो उससे मैं पूछ लूंगा। क्योंकि अभी जो दिक्कत है यानी कि ये आगे का प्रोसेस तो है, लेकिन जैसे क्या है सर कि हम बुरास के पुल पे कुछ काम करते हैं, लेकिन जैसे हम बुरास का पुल तोड़ते हैं तो फिर क्या होता है कि जो वन विभाग होता है या वो रोक लेता है, या फिर जितने भी हर्बल है, तो यानी कि उत्तराखंड में दिक्कतें क्या क्या हैं और उनके लिए मुझे क्या क्या लाइसेंस लेने पड़ेंगे कि एटलीस्ट गवर्नमेंट मुझे अथराइज कर दे कि हाँ भाई आप, यानी कि अगर भाई दे मैं ये जैसा कि किनगोड़ होता है, किनगोड़ की अगर मैं जड़ को उखाड़ू, लेकिन फिर क्या होता है कि नहीं जी आप इसको नहीं उखाड़ सकते हैं, अभी कंसर्न्स वो है। या फिर सर एक इमर्जिंग मार्केट है कि जैसा ये सचवान बोलते हैं, सचवान यानी कि टिमरू बोलते हैं, हाँ टिमुर है, ये बहुत ही इमर्जिंग मार्केट है। अब इसमें क्या होता है कि लेकिन इसकी हम खेती करना चाह रहे हैं तो लेकिन खेती हो नहीं पाई है, क्योंकि उसका बीज जो है ना, मतलब खेती, मतलब उसका जो 100 अगर मैं बीज बोऊंगा तो उसमें से 1 या 2 पेड़ उगता है। तो ये 2-3 सवाल हैं कि इनमें या तो आप बाद में करेंगे कि कैसे, क्योंकि क्या है सर कि अपने पास इस क्वेश्चन को हम थोड़ा बाद में लेते हैं क्योंकि हम ये थोड़ा सा टॉपिक से डाइग्रेस हो रहे हैं। तो मैं आखिरी में कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। रोहित जी, मैं आपका भी देख रहा हूँ, मैं क्वेश्चन थोड़े आप थोड़ा स्लाइड्स कवर कर लेते है ना, तो फिर हमारे पास अभी 30 मिनट्स मोर है और अभी हमारे पास कुछ स्लाइड्स है, तो हम थोड़ा कवर करके फिर क्वेश्चन के लिए हम लोग चाहे थोड़ा टाइम ज्यादा बाद में रख लेंगे। तो सबसे पहले एक तरीके से जो रोड मैप की हमने बात की थी, अगेन दिस इज द रोड मैप। तो रोड मैप में सबसे पहला चीज आपके पास रेगुलेटरी सेटअप ही है। जैसे अभी मैम ने पूछा कि क्या अपेडा रजिस्ट्रेशन जरूरी है, तो आईईसी के साथ में जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस है उसके साथ में अपेडा रजिस्ट्रेशन होना फॉर एग्री प्रोडक्ट्स, फॉर एग्री प्रोड्यूस इज वेरी नेसेसरी। दूसरा जो है एग्जिम बैंक, जो हम लोगों का एक तरीके से जब आप एग्जिम बैंक के थ्रू पे फाइनेंस करवाते हो तो एक वो आप प्रोसेस में आ जाते हो। तो आपका जो एक्सपोर्ट है वो एक तरीके से जो भी आप एक्सपोर्ट करने का देख रहे हो, तो और इस पे आपको क्वांटिटीज चाहिए ऑफ कोर्स, मतलब हो सकता है दिस इज नॉट फॉर 20-25 kg जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, लेकिन हो सकता है कि अगर आप 500 किलो 1 टन 2 टन तक आप जाते हो तो आपके पास पे एक तो वो जैसे अभी सर भी पूछ रहे थे कि वो प्रोड्यूस भी उतना होना चाहिए कि हमारे पास में उतनी डिमांड फुलफिल करने जितनी क्वांटिटी हो उतनी सप्लाई हो। तो हमारे पास पे वो एक हमें फिर उसको लेकर के एग्जिम बैंक के पास जाना पड़ेगा। अगेन उसके लिए क्या पेपर वर्क था, एक आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, आपके पास परचेज ऑर्डर होना चाहिए, और आपके पास आगे का आपके पास फुलफिलमेंट का एक पूरा पेपर वर्क होना चाहिए कि ये इस पोर्ट से जाएगा, ये इसके पेपर वर्क है। तीसरा जो है आपको मार्केट से अलाइन करना पड़ेगा। मार्केट से अलाइन करने का मतलब ये है कि आपका जो प्रोडक्ट जो जा रहा है वो कैसे, आप कौन से कंट्रीज में सेल कर रहे हो। जैसे अगर आपका यूएस में जाएगा तो वहां पे यूएस एफडीए लाइसेंस लगता है। अगर आप यूरोप पे भेज रहे हैं तो उसका एक गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस या फिर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लगेगा। और काफी जगह पे आजकल ट्रेसेबिलिटी भी मांगते हैं, तो आपको हो सकता है जियो टैगिंग, आपके जो फार्म है जिस खेत से आपका सामान आया है वहां से आपको जियो टैगिंग वगैरह भी करनी पड़े। और साथ ही साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हो जाती है वो होती है एक आपकी जो है लैब टेस्टिंग, जो सैम्पलिंग है वो जरूरी हो जाती है। आपके पास जो है हर एक प्रोडक्ट का जो है आपका पास बैच का सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस होना चाहिए, सीओए जिसे कहते हैं। एक आपके पास में एमएसडीएस होना चाहिए, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, एमएसडीएस। तो जो अभी मैम हनी पे भी बात कर रही थी, आपके पास ये 2 सर्टिफिकेशंस काफी नेसेसरी हो जाते हैं। एक आपके पास पे हनी जो आप सेंड कर रहे हो या कोई सा भी हर्बल टीज हो गए या फिर आप तिमुर के सीड,
कोई सा भी छोटे से छोटा प्रोडक्ट हो या बड़े से बड़ा आपके पास जो भी प्रोडक्ट हो, आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस होना चाहिए, आपके पास पे एक मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट होनी चाहिए। चाहे आप ऑयल सेंड कर रहे हो या फिर अगर आप इसको आप कह सकते हो कि अगर इसमें प्रोडक्ट भी अलग अलग टाइप से जाते हो सकता है आपके पास ड्राइड हर्बल टी हो, अब जैसे हनी जो है लिक्विड है, ऑयल वगैरह लिक्विड है, तो उन सब केसेस में भी स्पेसिफिकली क्या हो जाता है, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, उस पे आपका पूरा का पूरा प्रोसीजर आ जाता है कि हैंडलिंग कैसे करनी है प्रोडक्ट की। ऑयल की हैंडलिंग अलग होगी, ड्राइड प्रोडक्ट्स की हैंडलिंग अलग होगी। तो मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट जो है काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैंने लिखे नहीं है लेकिन आप नोट कर सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस और मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट। इसको शॉर्ट फॉर्म पे कहते हैं COA और MSDS। जो भी आप सामान विद इन इंडिया भी अगर आप थोड़ा सा भी बल्क में सेंड करते हो तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपके पास बहुत नेसेसरी होने चाहिए। और इसका आपको फॉर्मेट जो है ऑनलाइन इजीली मिल जाएगा। आपको बस अपनी कंपनी के लेटर हेड पे इसको डाउनलोड करना है, इसको बनाना है और आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो आपको फॉर्मेट जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, आपको कहीं से भी इंटरनेट से आप आज की डेट पे इसको उठा सकते हो, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस और मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट। बाकी एक्सपोर्ट से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए। अब जैसे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लाइसेंस की हम लोग बात कर रहे थे, और साथ ही साथ जो एक तरीके से कि आगे का प्रोसेस क्या होना चाहिए, राइट? हमने आईईसी ले लिया है, राइट? हमने जैसे अभी मैम का क्वेश्चन भी आया, हमारे पास में आईईसी आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपके पास पे पहला स्टेप है कि आपके पास में इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस आपको कहाँ से मिलेगा? आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो, यहाँ पे dgft.gov.in। इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है और इसकी कोई कॉस्ट नहीं लगती। आप इसको एनुअली जो है एक तरीके से आप अपडेट करेंगे, यह आपके पैन नंबर से लिंक होता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे पैन नंबर से लिंक होता है। ये हमने अपनी कंपनी का यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस शो कर रखा है, कुमाऊखंड एग्रो इनोवेशन एंड हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड। इस पे 10 डिजिट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड मिल जाता है आपको। ये देख सकते हो आप, 10 डिजिट जो है आपको एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड मिल जाता है। एक आपके पास पे एक एड्रेस प्रूफ आ गया, एक आपके पास पे एक विजुअल प्रूफ आ गया जी। तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहाड़ों से हो, कहाँ से हो, या आपको गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट से जाके ही इस पे आपको रिसीव होगा। दूसरा इस पे आ जाता है, आप इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है वो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप जो है, अपेडा पे आपको एक रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि जिसके लिए आपको मैंडेटरी है कि आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए। और ये कुछ जैसे आपने हनी पूछा था अभी, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, हनी मिलेट्स ये सब कुछ प्रोडक्ट्स के लिए मैंडेटरी है, तो ये बहुत जरूरी सर्टिफिकेट है, इसके बिना पे एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। दूसरी चीज आपको जो करनी चाहिए, जो मैं पहले भी शेयर कर रहा था, कि एक भारतीय प्रोग्राम होता है, इस पे आपको जाके एक एनरोल कर लेना चाहिए। इस पे आपको जो है ग्लोबल लीड्स जो आपको मतलब एक्सपोर्ट पे काम आएंगे, वो लीड, क्योंकि बिजनेस डेवलपमेंट एक अलग काम है। आज हम लाइसेंसेस पे बात कर रहे हैं, लेकिन जो अगला काम होता है बहुत ही जरूरी काम, जो आप मुझसे पूछोगे भी शायद से, कि लीड्स कहाँ से आएंगी, हम लोग किसको, सारा आप पेपर वर्क कर लो, आप एक्सपोर्ट लाइसेंस लेके आ जाओ, लेकिन आप उसके बाद, लेकिन नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप सेल किसको करोगे, ऑर्डर कहाँ से आएगा। तो वो एक्सपोर्ट स्पेसिफिक ऑर्डर्स की जो लीड्स है, आपको अपेडा का ही एक एक्सेलेरेटर प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है भारतीय प्रोग्राम, जिसपे आप एनरोल कर सकते हो ऑनलाइन जाके। वही आपको लीड्स पे वेरीफाइड, सिर्फ लीड्स नहीं, वेरीफाइड ग्लोबल लीड्स लाके आपको एक हेल्प करता है। तो ये स्लाइड भी बहुत जरूरी है आपके लिए इन दैट सेंस, तो इस पे भी आप देख सकते हो। अब हम सर आ एक रहे थे जो, क्वेश्चन है। जी जी जी, सर यहाँ पे जैसे आप अपेडा की मेंबरशिप बता रहे हैं, सो आई थिंक ये सिर्फ फूड एंड बिवरेज इंडस्ट्री वाले लोगों के लिए है। अगर लेट्स से मैं प्रोडक्ट्स बना रही हूँ जो एग्रीकल्चरल वेस्ट से बने हैं, तो क्या उसमें भी मैं अपेडा की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकती हूँ? थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दो एक बार कि आप क्या प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, और सर मतलब हम लोग ना नेचुरल मटेरियल से प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे वॉलेट्स, कार्ड होल्डर्स, एंड देन ऑल्सो हम लोग लेडीज का एक ग्रुप बना रहे हैं दूसरे वर्टिकल में, तो दूसरे नेचुरल फाइबर्स जैसे जूट, तो उससे डायरी कवर्स बनाना, बैग्स बनाना, वो सारी चीजें। तो क्या हमको भी अपेडा में मेंबरशिप मिल सकती है, या वो सिर्फ जो लोग फूड एंड बेवरेज में है उन्हीं को मिलेगा? नहीं, तो अपेड़ा एक्चुअली जो है वो एग्री प्रोड्यूस के लिए ही है। हम्म। मतलब तो जो आप काम कर रहे हो, आई थिंक जो
नेचुरल टेक्सटाइल्स पे आप कह रहे हो, तो उसके लिए अलग सर्टिफिकेशंस होते हैं। तो जैसे इंडिया के अंदर आप अलग अलग, जैसे जूट के लिए तो जूट प्रमोशन काउंसिल ही बना हुआ है, तो आप एक्चुअली वो देख सकते हो। तो इंडिया में टेक्सटाइल्स के अलग अलग इंडस्ट्रीज बनी हुई है, अलग सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज बनी हुई है। और जब अगर आप यूरोप वगैरह पे इसको एक्सपोर्ट करने का देख रहे हो, तो वहाँ पे भी सर्टिफिकेशन अलग हो जाते हैं। तो फॉर टेक्सटाइल्स एंड स्पेसिफिकली इसके लिए लाइसेंस होते हैं, रीच करके एक लाइसेंस होता है, REACH। राइट रीच करके एक सर्टिफिकेशन होता है, एंड GOTS, ये दो सर्टिफिकेशन आप दे सकते हो स्पेसिफिकली फॉर टेक्सटाइल्स। बट फूड के लिए अलग लाइसेंसेस हो जाते हैं, जो आज हम डिस्कस कर ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जो लोग फूड पे काम कर रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर लीड्स एंड ऑल, वो इसको जरूर देख सकते हैं। एक तो अपेडा का RCMC रजिस्ट्रेशन है, और दूसरा जो ये भारतीय एक्सेलरेटर प्रोग्राम है, इस पे आप देख सकते हैं। कमिंग बैक टू जो ये एग्जिम बैंक का है, कि आपको एग्जिम बैंक क्यों चाहिए, राइट? तो इस पे आपके एक तो 3 चीजें हो जाती है। एक तो आपके मार्जिन प्रोटेक्शन आपको मिलती है, आपको लिक्विडिटी मेन मिलती है। आपको लिक्विडिटी क्यों चाहिए? आप तो एक तो आप प्रोडक्ट आपने रेडी कर दिया, आपके पास पे परचेज ऑर्डर आ चुका है, तो परचेज ऑर्डर जब आ गया है, उस पीरियड पे आपको माल प्रिपेयर करना है। तो वो जो प्रिपरेशन का जो टाइम है, उसके बाद जो आपको प्रिपरेशन करने के बाद जो आपको क्रेडिट पीरियड है, उसको प्रोवाइड करोगे 45 डेज टू 60 डेज का क्रेडिट पीरियड जो भी आप प्रोवाइड करोगे, तो उस पीरियड पे आपको एक लिक्विडिटी चाहिए, एक ट्रेड फाइनेंस चाहिए, जिस पे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जो है आपको हेल्प करता है। दूसरा आपका जो है एक मार्जिन प्रोटेक्शन मिलता है। एक तरीके से आपका जो ये RODTEP है बेसिकली विच इज रेमिशन ऑफ द टैक्सेस ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोड्यूस। ठीक है, तो उसका जो आपको रेमिशन मिलता है, जो आपको रिबेट मिलता है, एक तरीके से जो रिफंड मिलता है आपको, उस पे आपको लोकल टैक्सेस जो है उसका आपको रिफंड मिल जाता है। तो आप एक बेटर प्राइस मार्जिन जो है प्रोवाइड कर पाते हो, एक तो सिक्योर भी कर पाते हो अपने लिए जो मार्जिन से, साथ ही साथ एक आप कॉम्पिटेटिव प्राइस पे सामने वाली पार्टी को एक प्राइसिंग भी दे पाते हो, B2B प्राइसिंग। क्योंकि सामने वाली पार्टीज भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटीज ज्यादा रहती है, हो सकता है 500 kg हो, 1000 kg हो, या उससे ज्यादा क्वांटिटीज हो। तो यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा रहेगी, तो आपको प्राइसिंग जो है सेम रिटेल वाली प्राइसिंग नहीं मिलती है, राइट? देन कम्स द इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, जो कि आपको कंसेशनल रेट ऑन एक्सपोर्ट क्रेडिट टू इम्प्रूव नेट मार्जिन आपको मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, जो आपका इंटरेस्ट रेट्स है, उस पे आपको एक पूरा का एक कंसेशनल रेट मिल जाते हैं बेसिस द एक्सपोर्ट क्रेडिट्स। जो आपको एक्सपोर्ट के जो एक आपका जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो माल, उस पे आपको एक कंसेशनल रेट मिलता है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम जो एक आपको एक अलग जो कि आपको एक अलग बैंक से मिलेंगे। यहाँ पे एक स्पेसिफिक बैंक बनाया गया है, जो कि एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी भी आप वेबसाइट पे जाके और डिटेल्स निकाल सकते हो विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट, विद रिस्पेक्ट टू कि आपके पास पे कैसे आप इसके लिए पेपर वर्क कर सकते हो। मेनली पेपर वर्क पे आपको एक लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह मिलेगा, आपको परचेज ऑर्डर मिलेगा, आपको जैसे कुछ बेसिक रूल्स आपको यहाँ पे इन्होंने लिखे भी हुए कि आपको एक हैंडशेक के बेसिस पे कभी भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। आपको परचेज ऑर्डर, आपको पेपर वर्क, आपको लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, आपको पेमेंट टर्म्स भी डिफाइन करने पड़ेंगे, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट होंगे। जो भी आपके बायर होंगे और आप एज ए सप्लायर, जो भी आपके बीच के जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपका पेपर वर्क होगा। तो ये एक तरीके से आपका सेकंड स्टेप आप कह सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप है रेगुलेटरी सेटअप, आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास अपेडा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जो आप टेक्सटाइल्स पे कर रहे हो, टेक्सटाइल्स पे जो कर रहे हो, उनके पास भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए। और साथ ही साथ उसके अलावा जो है, जिस टेक्सटाइल पे आप कर रहे हो, उस की मिनिस्ट्री के साथ आपके साथ कंप्लायंट होना चाहिए। आपका तीसरा जो एक स्टेप है, वो है कि ग्लोबल मार्केट से आपका प्रोडक्ट जो है अलाइन होना चाहिए। अब ग्लोबल मार्केट्स कहाँ पे आती है? अब हो सकता है कि आप कोई ऐसा, जैसे आप कीवी कर रहे हैं, यहाँ पे आजकल काफी लोग फ्रूट्स कर रहे हैं, कीवी कर रहे हैं, पैशन फ्रूट कर रहे हैं, डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स कर रहे हैं। तो उस पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। आपके पास पे जो है एक गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का लाइसेंस होना चाहिए, यूरोपियन उसका ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स का लाइसेंस होना चाहिए। दूसरी चीज है, आपको जो क्वालिटी एश्योरेंस करनी पड़ेगी, आपको जो क्वालिटी चेक पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, आपको एक प्रोडक्ट टेस्टिंग करानी पड़ेगी।
आपको जो है एग्रोकेमिकल टेस्टिंग करानी पड़ेगी कि इसमें पेस्टिसाइड्स है कि नहीं है, आपको इसका एक न्यूट्रिशनल टेस्टिंग कराने पड़ेंगे, आपको लैब रिपोर्ट्स और सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस और एमएसडीएस रिपोर्ट्स, ये सारे एक डॉक्यूमेंट का प्रिपेयर करके एक फाइल सबमिट करनी पड़ेगी आपके अपने बायर को। एंड उसके बाद भी जाके मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। जैसे एक शिपमेंट गया था यहाँ से उत्तराखंड से ऑफ हल्दी, तो उस पे क्या हुआ था कि एक ग्रास हॉपर आ गया था, ये यूएस गया था, तो एक ग्रास हॉपर, एक टिड्डा आ गया था, और उस पे वो पूरा का पूरा जो शिपमेंट है वो रिजेक्ट हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ वन ग्रास हॉपर। तो ऐसे केसेस भी होते हैं, और इस पे यहाँ से जो सेंड किया है उनका भी उन्हीं का नुकसान हुआ अगर आप वैसे देखोगे तो ये काफी सारे स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू पैकेजिंग। और अब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अगर आप करते हो तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में हो सकता है शेल्फ लाइफ कम हो, तो आपको बहुत सारे नॉर्म्स, बहुत सारे पैकेजिंग का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप उस पर कैसे सेंड कर रहे हो। तो इसलिए मतलब बिफोर यू गो इनटू ग्लोबल मार्केट और आप एक्सपोर्ट पे जाते हो, आपको बहुत सारी चीजें जो है पहले से इंश्योर करनी चाहिए। सबसे पहले आपका प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन होगा, आपको क्वालिटी चेक देखना पड़ेगा। हर एक प्रोडक्ट हो सकता है, हर एक एग्री प्रोडक्ट हो सकता है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो भी ना, अनलेस एंड अनटिल आपको उस फॉर्म पे करो। जैसे अगर आप फ्रूट्स कर रहे हो तो फ्रूट्स अगर आप भेजोगे तो 15 दिन में तो यहाँ पे विद इन इंडिया ही काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। जैसे आम गल जाते हैं, कुछ खराब हो जाते हैं फल, है ना, दिस लाइक काफी ज्यादा वेस्टेज हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब एक्सपोर्ट पे जाते हो तो या तो वो डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स हो, राइट, या किसी अलग फॉर्म पे हो, पिकल फॉर्म पे हो, या है ना, तो या जैम प्रिजर्व फॉर्म पे हो, तो आपको उसको एक स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। और जब आप एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की तरफ जाते हो तो आपको एक मार्जिन रियलाइजेशन भी बेटर होता है। मतलब दिस इज जनरली स्पीकिंग, अगर आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट करते हो, या तो अगर आप सीधे, जैसे अगर आप कोई अभी बुरांश के बारे में बात कर रहा था, अगर आप बुरांश कर रहे हो एज अ प्रोडक्ट, तो आप बुरांश को अगर आप खाली एज ए फ्लावर करते हो, खाली एज ए वेट फ्लावर कर देते हो और सप्लाई कर देते हो, तो आपको वेरी लेस रेट, मतलब 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो के आसपास मिलता है। वहीं अगर आप उसको सुखा के उसकी हर्बल टी वगैरह करते हो, आपको एक अच्छा रेट मिल सकता है। और अगर आप उसका स्क्वॉश करते हो तो उसको आपका अच्छा रेट, उससे भी बेटर रेट मिल सकता है। तो उस हिसाब से अगर आपको देखना पड़ेगा कि आप उसको किस फॉर्म पे एक वैल्यू एडिशन, क्योंकि जब आप वैल्यू एडिशन करोगे तभी यहाँ पे उत्तराखंड पे काफी सारे जो चैलेंजेस है, लाइवलीहुड के जो चैलेंजेस है, काफी सारे जो बाकी प्रॉब्लम्स है हम लोग डिस्कस करते हैं, वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगी। एक जो तीसरा पिलर है उसका है डिजिटल B2B सोर्सिंग। इस पे क्या होता है कि हमारे पास जो अपेडा जो बॉडी है उसका एक उसकी वेबसाइट पे आप जरूर जाइएगा आज ही, उस पे अपने प्रोडक्ट्स को एक बार सर्च करिएगा, उसमें आप Ctrl+F दबाइएगा और आपका जो प्रोडक्ट है उसको आप सर्च कीजिएगा। कि जैसे वही कह रहा था हनी, तो हनी आप सर्च करेगा, उस पर आपको एक पूरा लिस्ट ऑफ हनी मिल जाएगा कि कौन से हनी अभी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, क्या प्राइस पे एक्सपोर्ट हो रहे हैं, और आपको एक पूरा का पूरा डिटेल उसका आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको रीजनल इंक्वायरीज अगर आपकी कोई होती है तो वो भी आपकी सॉर्ट हो जाएगी वहां से। इस पे हम लोग थोड़ा सा वापस कुमाऊं खंड की जर्नी पे आते हैं। तो हम लोगों ने जैसे जापान पे हम लोगों ने एक इवेंट के थ्रू गए थे, अगेन स्टार्टअप इंडिया, कुछ लोग यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होंगी एंड ऑल होंगी, तो आप स्टार्टअप इंडिया के पोर्टल से भी रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आती रहती है। तो विद दोज अपॉर्चुनिटीज यू हैव दिस एक्सपोजर। तो आपका एक सबसे ज्यादा, जैसे कोई मुझसे कह रहा था कि अभी वो लीड्स कैसे लेके आना है, तो एक तरीका तो है अपेडा जैसे बॉडीज पे जाके आप उनके एक्सेलरेटर का पार्ट बन जाओ। बट जो सबसे जेन्युइन तरीका और सबसे which is like the business to business sort of a मतलब लीड जनरेशन जो टेक्निक है वो यही है कि आप ट्रेड इवेंट्स करो। जैसे दिल्ली में प्रगति मैदान में ट्रेड इवेंट होता है, आप जितने ज्यादा ट्रेड इवेंट्स करोगे, आप जितने ज्यादा एग्जीबिशंस करोगे, जितनी ज्यादा आप पार्टिसिपेशन करोगे, आपको उतनी ज्यादा अच्छे लीड्स मिलेंगे। तो हम लोग जापान पे जब हमने 3 days के लिए एग्जिबिट किया था, और यूके पे हमने कहा था कि हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उस डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू पे हम लोगों ने अपना प्रोडक्ट सप्लाई करना शुरू किया। अभी अगेन व्हेन वी आर गोइंग टू स्विट्जरलैंड एंड यूके मोस्टली, लाइक वी आर अगेन गोइंग थ्रू एन एक्सेलरेटर प्रोग्राम ओनली। तो यहाँ पे अगेन हम लोगों के पास में एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है, जिससे हम वी आर गोइंग थ्रू
different people and also making our own roadmap. ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके पास एक खुद की कंपनी के लिए, खुद की जर्नी के लिए खुद का एक रोड मैप होना बहुत जरूरी है। तो हो सकता है कि उसके लिए ये आपके पास एक फनल, जिसे कहते हैं कि एक फनल होना बहुत जरूरी है। तो इस पे सबसे पहले आपको, अब इस पे हम लोग थोड़ा सा बिजनेस डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो बिजनेस डेवलपमेंट पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग, अभी तक हमने ये आइडेंटिफाई किया, अगर मैं समराइज करूं, कि हमने जो पहला स्टेप हमने देखा कि रेगुलेटरी सेटअप आपके पास होना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस। इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस आपको जो है DGFT की वेबसाइट से मिल जाएगा। उसके बाद आप अपेडा की वेबसाइट पर जाके एक आप मेंबरशिप सर्टिफिकेट इशू करवा लोगे बेसिस द इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस, और आप उनके प्रोग्राम के पार्ट बन जाओगे, भारतीय प्रोग्राम के, राइट। दूसरा, फिर आपके पास जब लीड आती है तो आप एक बार ऑलरेडी, नहीं तो अभी भी आप जाके एक बार एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया पे जाके देखोगे कि वहां के क्या आपको ये 3 चीजें जो है, मार्जिन प्रोटेक्शन, लिक्विडिटी, सिक्योरिटी, इन चीजों पे कैसे आपको हेल्प मिलेगी। तीसरी चीज हो गई कि आपके पास पे सारा पेपर वर्क है कि नहीं। आपका पेपर वर्क में होता है सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, आपकी लैब रिपोर्ट प्रोडक्ट की, आपका प्रोडक्ट जो है स्टैंडर्डाइज है कि नहीं है, आपके पास पे ये सारे सर्टिफिकेशंस वगैरह है कि नहीं है। एंड देन उसके बाद एक तरीके से आता है, दिस इज आवर जर्नी, एंड देन आपको ये देखना है कि आपकी जर्नी क्या होगी। तो आपको स्टेज 1 पे बिजनेस डेवलपमेंट के लिए आपको देखना है कि आपके पास ट्रेड इंक्वायरीज आ रही है कि नहीं आ रही। आप ट्रेड इंक्वायरीज जो है आपके पास अपेडा से आएंगी, या कोई आप फेयर करते हो, कोई आप एग्जीबिशन करते हो, तो वहां सबसे आप देखोगे, या फिर आप ऑनलाइन एड रन करते हो आजकल, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि आप वो ट्रेड इंक्वायरीज कैसे लेके आ पाओगे। दूसरा स्टेज है कि आप सैंपल शिपमेंट करोगे। तो सैंपल शिपमेंट के लिए मैंने आपको बताया कि अगर कोई आपसे सामने वाली पार्टी सैंपल कहते हैं कि हमें पहले आपको प्रोडक्ट टेस्ट करना है, उसके लिए भी आपको सारा पेपर वर्क करना पड़ेगा। लेकिन सैंपल शिप करने के लिए आप इंडिया पोस्ट की सर्विसेज यूज कर सकते हो। उनका DNK सर्टिफिकेशन आप क्लेम करके इंडिया पोस्ट से आप जो है अपना प्रोडक्ट जो है सैंपल जो है शिप कर सकते हो। तीसरी चीज जो है आपको जनरेट करनी है, आपको कोई भी अगर आपको कस्टमर मिलता है तो आपको उनसे परचेज ऑर्डर, आपको उनको परफॉर्मा इनवॉइस, आपको फ्रेट ऑन बोर्ड, आपको इंश्योरेंस, आपको लीड टाइम, ये सारी चीजें जो है आपको डिस्कस करके आपको एक बार समझ लेनी है, राइट। तो इस पे आपको जो है ये एक नेक्स्ट स्टेप होता है। इसमें आपको जनरली जो है कोई भी एक्सपोर्ट हाउस जो होगा, या जो भी शिपमेंट भेजते रहते हैं, लाइक आई हैव हर एक, लाइक once you are in that stage, तो आपके पास पे you will have 1 or 2 person who will help you in this regard. कोई ना कोई होता है जिनका काम ही होता है शिपमेंट ले जाते रहना, एंड देन दे विल कनेक्ट यू विद द राइट पर्सन। बहुत सारे शिपिंग कंपनीज है बेसिकली इंडिया में, जिनका शिप्स जो है सेल करते रहते हैं। तो दे विल हेल्प यू कि उनके पास जगह होती है, या कंटेनर जा रहा होता है, उनके पास जगह होती है, एंड देन दे काइंड ऑफ हेल्प यू टेक दैट। आपको सारा पेपर वर्क करना पड़ेगा, बट इसके लिए एक अलग लॉजिस्टिक कंपनीज के साथ आपको टाई अप करना पड़ेगा। अगर आप लॉजिस्टिक कंपनीज के साथ करते हो सकता है डिलीवरी वगैरह आपको हेल्प करे, या अगर आप डायरेक्टली किसी को जानते हो जिनके शिप्स वगैरह जाते रहते हैं, देन यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू देम एंड गेट इट डन। तो इसके काफी सारे तरीके, देयर इज नॉट जस्ट वन वे। एंड देन द स्टेज 4 इज डेफिनेटली द सक्सेसफुल क्लोज। यहाँ पे आपके जितने ऑर्डर आ चुके हैं, आपने, ये आपका एक बिजनेस डेवलपमेंट का फनल बन चुका है। अभी आपने पहले जो है इंक्वायरीज लेके आए, उसके बाद आपने सैंपल ऑर्डर्स किए, आपने फिर डील क्लोज करने के लिए पेपर वर्क किया, आपने बैंक से लोन वगैरह का बात की, एंड द लास्ट थिंग इज कि आपने कंटेनर पे जो है आपका सामान को चढ़ा दिया, राइट। तो दिस इज वेयर यू क्लोज द डील। अब उत्तराखंड के अगर हम एक पूरे के पूरे उसकी बात करते हैं, इसका भी आप देख सकते हो कि हम एज एन उत्तराखंड के एंटरप्रेन्योर जो है इस स्कीम के तहत भी आपको क्या फायदा हो सकता है। तो सबसे पहले आपको DGFT की वेबसाइट पे जाना है। ये सारी वेबसाइट आज आप चेक कर सकते हो। आप DGFT के वेबसाइट पे जा सकते हो, वहां से आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसेस आप कर सकते हो। एक बार आप जितने भी लोग हैं, एक बार आपके उस पे एक हैंड रेस का एक ऊपर आइकॉन आता है, तो जिनके पास भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस है, एक बार हैंड रेस करके आप शेयर कर सकते हो कि कितनों के पास यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस है। तो मेरे को एक नॉलेज मिल जाएगी कितने परसेंटेज लोगों के पास में यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस है। और अगले 1 मिनट तक मैं बस जस्ट चेकिंग कि कितने लोगों के पास में, आप एक बार हैंड रेस कर सकते हो। आई कैन सी प्रवीण गोला जी, उन्होंने अपना हैंड रेस किया है, रोहित फिलिप ने अपना हैंड रेस किया है।
कितने और लोग हैं जिनके पास मेरा पहले का क्वेश्चन था, मेरे पास लाइसेंस है नहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट। मेरा आपके और पास क्वेश्चन है ओके, तो आप एक बार आइकॉन को क्लिक करके हैंड जो है उसको रिट्रीव कर सकते हो। तो कितने लोगों के पास में यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस है, खाली एक बार हैंड रेस करके एक बार अगर आप शेयर कर सकते हो तो मेरे को थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा ये भी देख सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप आपका ये होता है कि आप अपेडा पे जाके आप एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले सकते हो। देन आपका जो उसी पे एक बायर लिंकेजेस भी आपको हेल्प मिलेगा, उसमें एक एग्री एक्सचेंज पे आप जा सकते हो। देन जो है आपका एक स्टेट सपोर्ट, आपका जो एग्री एक्सपोर्ट सेल है, वहां से आपको बेसिकली जो ये पंतनगर और काशीपुर है हमारे उत्तराखंड में, वहां पे आपके पास पे ये एक फैसिलिटी मिलती है कि आपको यहीं का एक डिपो मिल जाता है जहां पे आप अपना प्रोडक्ट जो है, जहां पे आपका सामान जो है आप लोड ऑफ कर सकते हो। अभी दिस इज द लास्ट स्लाइड दैट आई हैव एंड आई कैन टेक क्वेश्चन एंड आंसर्स आफ्टर दिस, बट दीज आर द नेक्स्ट स्टेप्स दैट आई कैन सजेस्ट। वन इज लाइक यू कैन फॉर्मलाइज आपका जो आईईसी है, आपका सर्टिफिकेशन जो ऑर्गेनिक नीड्स है, उसको आप एक बार जो आपके कस्टमर के जो नीड्स है उसके बेसिस पे आप सर्टिफिकेशन सेलेक्ट करोगे कि जो भी आपका गैप सर्टिफिकेशन होगा या यूएस एफडीए सर्टिफिकेशन होगा, जिसके लिए आपको एक जीएमपी सर्टिफिकेशन होता है विच इज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, वो सर्टिफिकेशन भी लेना पड़ेगा। देन आप इस पे देख सकते हो कि आप फार्मर कनेक्ट पोर्टल पे जाके भी आप एक बार कनेक्ट कर सकते हो अपेडा के। तो दिस इज मोर और लेस, एंड अभी अगर किसी के भी क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं तो वी कैन टेक दो क्वेश्चन एंड आंसर। मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी भी चैट बॉक्स में ड्रॉप कर देता हूँ, तो किसी को इफ एनीवन वांट्स टू कनेक्ट। यस, मेरा क्वेश्चन ये है कि आगे का प्रोसेस तो थोड़ा सा बैक का प्रोसेस बताएंगे कि जैसा कि हैम्प है, जैसा हैम्प के लिए यानी कि मुझे कौन कौन से लाइसेंस लेने पड़ेंगे, या फिर मेरा जस्ट क्वेश्चन जैसा पहले मैंने बोला कि हम बुरांस का कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन जैसे हम बुरांस का फूल तोड़ते हैं तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है, जैसे कि या तो जैसा कि वन विभाग है, वन विभाग रोक लेता है। तो इसमें ऐसे कौन से सर्टिफिकेशन है कि मैं सर्टिफिकेशन ले लूं तो एटलीस्ट गवर्नमेंट मेरे को उसमें सपोर्ट करे, मुझे रोके ना, चाहे हैम्प हो या कुछ भी। यस सर। तो इस पे एक्चुअली तो मतलब जैसे आप अभी हाँ, तो अभी जैसे आप बुरांश कर रहे हो तो वो आपका नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे आ जाता है ना, एनटीएफसी पे आ जाता है। तो उसके लिए आपको एक अलग से देखना पड़ेगा कि एनटीएफसी की क्या पॉलिसीज है उत्तराखंड गवर्नमेंट की, मतलब व्हाट आर द सर्टिफिकेशंस वगैरह। जहां तक हेम्प की बात है, मतलब जैसे आप बुरांश वगैरह भी करते हो तो आपको लोकल उसके लिए तो एफएससीआई चाहिए, है ना। एफएसआई बाकी सारे लाइसेंसेस हैं सर हमारे पास, लेकिन क्या होता है कि Okay. सीजनल में गवर्नमेंट की तरफ से दिक्कत, गवर्नमेंट मींस डिपार्टमेंट की तरफ से दिक्कत होता है। तो हैम्प को अगर करने के लिए मुझे कौन कौन से सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे फिर? हाँ, तो हेम्प की अगर आप जैसे मैन्युफैक्चरिंग पे जाते हो तो हेम्प पे क्या होता है कि काफी सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। जैसे आप हेम्प से टेक्सटाइल्स कर रहे हो या हेम्प से आप फूड कर रहे हो, तो जैसे अगर आप हेम्प फूड कर रहे हो तो वो भी एफएससीआई के अंदर ही आ जाता है। उसके कोड्स, जैसे आप अपना एफएससीआई का लाइसेंस अगर आप लेकर जाते हो एफएससीआई की बॉडी, तो आप अपना लाइसेंस मॉडिफाई करवा सकते हो। तो उस लाइसेंस में मॉडिफाई करवा के यू कैन इंक्लूड हेम्प प्रोडक्ट्स ऑल्सो। तो आप उस पर हेम्प सीड फ्लावर, हेम्प सीड ऑयल, और आपका मतलब जैसे आजकल पिसी नून वगैरह तो है ही, तो उसमें काफी सारे लोग पिसी नून वगैरह करते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स फिर आप ऐड करवा सकते हो उसके, राइट। जैसा कि सर इसकी जो खेती है तो उसके लिए कुछ और लाइसेंस लेने पड़ेंगे? हाँ, उसके लिए कल्टीवेशन लाइसेंस लगता है विच इज जो आपको डीएम से मिलता है। तो आप ओके। हाँ, तो वो कल्टीवेशन लाइसेंस जो है वो एक अलग प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस एक अलग प्रोसेस। यस सर, लेकिन मतलब अल्टीमेटली जैसा कि आप मतलब जो किसान है, किसान से आप लेते हैं। ओके, तो यानी कि मैं अगर उसे एंड टू एंड करना पड़ेगा तो मुझे एक कल्टीवेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा विच इज नीड्स टू बी टेक फ्रॉम द डीएम। हाँ, तो अगर आप जैसे मतलब आप पूरा प्रोसेस पे जैसे अगर जाते हो विद स्पेसिफिकली अगर आप हेम्प पे जाते हो तो आपको और पूरा का पूरा अगर आप उस पे प्लान करते हो कि कल्टीवेशन से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के फिर एक पूरा सप्लाई चेन बैठाने का जैसे आप कोशिश करते हो, तो उस पे फिर आपको एंड टू एंड डीएम से शुरू करना पड़ेगा, एक्साइज डिपार्टमेंट से आपको लाइसेंस लेने पड़ेंगे एंड ऑल। तो इस पे एक्चुअली मतलब मैंने एक शेयर की, मैंने एक आर्टिकल लिखा था तो मैं वो शेयर कर देता हूँ, तो वो आप ओके उस सर। पे आपको डिटेल्स मिल जाए।
ओके। और सर जैसा कि आपने गैप सर्टिफिकेट बोला, तो गैप सर्टिफिकेट भी इजीली मिल जाता है इसके लिए? तो सबसे पहले एक्चुअली जो रोड मैप मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपेडा के बॉडी पे, मतलब सबसे पहले तो आपके पास इंपोर्ट ओके। एक्सपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए। अगर मतलब बेसिक लाइसेंस वही है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस अगर आपके पास में होगा तो आप जो है इसके बाद पे पोस्ट ऑफिस से भी सैंपल्स वगैरह सेंड कर सकते हो। आप कोई भी इंटरनेशनल ऑर्डर यहाँ से शिप कर सकते हो। सेकंड चीज आती है कि आपका जो गैप लाइसेंस पे आप तभी इन्वेस्ट करोगे अगर आपको यूरोप से ऑर्डर आएगा। बट अगर आपका ऑर्डर यूएस से है तो आपको गैप सर्टिफिकेशन आपका जो है रिडंडेंट हो जाएगा, वो आपके किसी काम आएगा नहीं। तो बेटर ये है कि आप एक बार आपके जितने भी लीड्स आ रहे हैं आप वो लीड्स को फिल्टर आउट करोगे और वो आपको हेल्प करेगा अपेडा। आप अपेडा पे जाओगे तो वहां पे एक्चुअली टेक्निकल पर्सन रहते हैं जो कि आपको एक तरीके से वो पूरा गाइड करेंगे कि नॉट जस्ट विद रिस्पेक्ट टू लीड्स ऑल्सो, मतलब लीड्स के लिए ही नहीं बट ऑल्सो कौन से सर्टिफिकेशंस आपको चाहिए होंगे। तो जैसे अगर आप जापान से आपका ऑर्डर आ गया है, देन अगेन गैप सर्टिफिकेशन का यूएस एफडीए का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसलिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि आपके पास लीड्स कहाँ से आ रही है और आप इसको कैसे आप फिल्टर आउट कर सकते हो और आप कैसे, है ना, दैट्स वो एक तरीका आप देख सकते हो। तो सबसे पहला है आईईसी, देन अपेडा, एंड देन उसके बाद आप उसको कैसे आपका गैप सर्टिफिकेशन लेते हो या फिर यूएस एफडीए लेते हो। क्योंकि इन सब में क्या होता है कि आपकी जितनी भी फैक्ट्री विजिट, आपकी फैक्ट्री वगैरह के भी विजिट होती है, आपके ड्यू डिलिजेंस होती है, तो आपके पास फैक्ट्री के लिए कई बार जो है जीएमपी सर्टिफिकेशन लगेगा आपको, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो लाइसेंस होता है वो आपको जरूर लगेगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Sir, I have one more question related to IIC code. क्या IIC कोड का भी ऐसा कुछ है कि अगर हम IIC कोड लेते हैं तो हमें कुछ मैंडेटरी फाइलिंग्स करनी पड़ती हैं? बिकॉज अभी वी आर नॉट डूइंग एनी एक्सपोर्ट्स नथिंग, सो ऐसा ना हो कि हम ले लें एंड देन फिर हमें कुछ एक्स्ट्रा फाइलिंग्स और तो नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। जैसे डीजीएफटी के उस पर अगर आप जाते हो तो ये वन टाइम होता है एंड देन आपको इसको एनुअली रिन्यू करना पड़ता है। तो इट्स वेरी इजी, देयर इज नो कॉस्ट टू इट, कोई कॉस्ट नहीं लगता है उसका। कंप्लायंस कॉस्ट मतलब इस पर नहीं आते एज फार एज आई नो। बट एक बार आप अपने सीए से जरूर या जो भी आपकी फाइलिंग वगैरह करते हैं, कंपनी सेक्रेटरी वगैरह जो भी, आप उनसे भी एक बार जरूर वेरीफाई कीजिएगा। बट एज फार एज आई नो कि कोई इस पे देर आर नो रिन्यूअल कॉस्ट एंड वही मैंने शेयर भी किया था। तो इट्स अ जी वन टाइम दिस थिंग। आप डीजीएफटी की वेबसाइट पे जाके आप उसको सर यू आर राइट, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता इस पर, बस वन टाइम ही है ये। ठीक है, आप कह रहे हैं। हाँ जी। दो तीन चीजें मैं पूछना चाहता था। ये जो फर्स्ट राउंड ऑफ सर्टिफिकेशंस हैं, अपेडा, डीजीएफटी, आईईसी और इंडिया पोस्ट वाला डीएनके, ये इनका मोटा मोटा कॉस्ट क्या होता है? मतलब मैं गूगल भी कर सकता हूँ पर आपने करा है इसलिए आपसे पूछता हूँ, हॉर्सेस माउथ इज बेटर। तो अगेन मतलब कॉस्ट ऑफ अपेडा, कॉस्ट ऑफ डीएनके जैसे हमने डीएनके परसों ही कराया, तो डीएनके सर्टिफिकेशन में कोई कॉस्ट नहीं होती, देयर आर नो कॉस्ट टू इट। मतलब दीज आर आई थिंक ये बस गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक तरीके से सर्विसेज ऑलरेडी प्रोवाइड, जैसे इंडिया पोस्ट आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप बस उनके आपके अगर इफ यू हैव एनी आप कह सकते हो कि एनी सर्विस प्रोवाइडर देयर या एनी कॉन्टैक्ट पर्सन देयर, आप उनसे एक बार टच में आ सकते हो एंड देन यू कैन गेट दिस सर्टिफिकेशंस वगैरह डन वेरी इजीली। आप बल्कि उनके ऑनलाइन पोर्टल, आप इंडिया पोस्ट पे अभी आपका पोर्टल बन जाता है तो आप रजिस्टर यूजर कर सकते हो। आप इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे जाते हो तो आप लॉग इन करके आप खुद से भी ये सारे सर्टिफिकेशंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो इनफैक्ट अभी क्या होता है कि आपको मंथली जो है बिल मिल जाता है। आपको मंथली आपके जितने भी आप अगर आप पार्सल्स वगैरह सेंड करते हो इंडिया पोस्ट से तो आपको जीएसटी का क्लेमेबल इनवॉइस मिल जाता है। तो अगेन दैट हैज नो कॉस्ट टू इट। डीएन के सर्टिफिकेशन का भी कोई कॉस्ट नहीं है। अपेडा अगेन के अपेडा रजिस्ट्रेशन का भी देयर इज नो कॉस्ट ऑफ अपेडा रजिस्ट्रेशन आल्सो, यू जस्ट हैव टू गो टू देयर वेबसाइट एंड बाकी फिर आपको उनका एक जो ई सर्टिफिकेट मिलता है आपको, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट बेसिकली मैं लिख देता हूँ। तो उस पे आप जो है उसको एक बार आप चेक कर सकते हो कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन
उसका एक कॉस्ट है अराउंड 5,900 रुपीज, जो उसका इसका ERCMC का जो कॉस्ट है वो अराउंड 5,900 रुपीज के आसपास है। वो एक बार आप चेक कर सकते हो। तो ओके, थैंक यू। दूसरा मैं पूछना चाहता था आपसे, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस वाली सर्टिफिकेशन, एट व्हाट पॉइंट मस्ट वन गो फॉर दैट? जैसे हमारा ड्राइड सन ड्राइड टोमेटोज और ऑयस्टर मशरूम पाउडर तो फूड प्रोडक्ट्स हैं इस तरह के वैल्यू एडेड। ओके, ये GMP जीएमपी सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट। के बारे में थोड़ा मैं जानना चाहता था। ओके, नहीं, GMP सर्टिफिकेशन एक्चुअली मतलब इट्स बेटर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग पे हो ऑलरेडी, तो इट्स बेटर दैट यू हैव इट फ्रॉम डे जीरो, मतलब इट्स माय सजेशन, बिकॉज इट आई थिंक इट्स आल्सो अबाउट द ट्रस्ट फैक्टर बेसिकली जो आपके कस्टमर्स को होता है। वंस यू पुट दैट GMP सर्टिफिकेशन का लोगो ऑन योर पैकेजिंग, तो उससे काफी हेल्प मिलता है। एंड ऑल्सो अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी जा रहे हो तो उस पर भी काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि विद इन इंडिया ऑल्सो अगर आप प्रोडक्ट प्लेसमेंट वगैरह करते हो, आप अपना प्रोडक्ट रिटेल पे भी रखवाते हो, अगर आप दिल्ली या फिर इवन मुंबई वगैरह में अपना प्रोडक्ट्स कहीं पे भी शोकेस पे रख रहे हो, तो GMP सर्टिफिकेशन डेफिनेटली हेल्प्स कि कस्टमर पे एक ट्रस्ट फैक्टर के तरह भी आप देखते हैं। क्योंकि इसलिए काफी लोग जो अपना प्रोडक्ट जो है, अगर आपके पास खुद पे GMP सर्टिफिकेशन नहीं होता तो आप कोशिश करते हो कि योर मैन्युफैक्चरर जो है उसके पास पे GMP सर्टिफिकेशन हो एंड यू कैन यूज देयर GMP सर्टिफिकेशन। तो इसमें तो ड्यू डिलिजेंस होगी, आई एम गेसिंग, है ना? देयर विल बी विजिट्स हाँ एंड हाँ 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 ठीक है, हाँ। ठीक है, तो ये तो इमीडिएटली कराना चाहिए। अगला सवाल मेरा था सर, ये जो सेकंड जो आपका बिजनेस डेवलपमेंट फनल आपने दिखाया, उसमें जो नंबर 3 पे चीज थी, जब आप सैंपल भेज रहे हो और जब आपको टेस्टिंग करानी है, तो फसाई की टेस्टिंग तो हमने कराई है, उसका आइडिया मुझे है। जो आप ये पेस्टिसाइड वाली बोल रहे हो, हम्म। उसका क्या है कॉस्ट? आ, उसका कॉस्ट तो मुझे नहीं पता है, बट अगर आप उसके भी तो किसी भी, गवर्नमेंट स्पेसिफाइड वो होंगे लैब्स, जैसे फसाई वाले हैं, हाँ तो, हाँ तो आपको एक्चुअली उनको इसके रीच लिए आउट करना पड़ेगा। NABL, हाँ हाँ, आपको NABL एक्रेडिटेड लैब से ये सारा काम कराना पड़ता है। मैं वो लिख देता हूँ। सो क्योंकि अगेन व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग इज कि हर एक पैरामीटर का एक अलग अलग वो होता है, तो इट डिपेंड्स ऑन कि आप टेस्ट पे क्या यू नो व्हाट स्पेसिफिक पैरामीटर यू आर गेटिंग वेरीफाइड, तो उसके बेसिस पे ही वो कॉस्ट होगा। और हर एक लैब अलग अलग आपको प्राइसेस कोट करेगी। तो अगर जैसे आप इंडिया में, अगर आप आपको सबसे बढ़िया लैब एक्चुअली आपको जो है इंडिया की जो सरकारी लैब है वो आपको CFTRI में मिलती है, विच इज द सेंट्रल फूड प्रोसेसिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज बेस्ड इन मैसूर। तो आपको जो बेस्ट लैब मिलेगी वो CFTRI में मिलेगी, और आपको नहीं तो एक NABL एक्रेडिटेड लैब्स का एक पूरा लिस्ट मिल जाएगा। तो अगर आप गूगल करते हो, अगर से फॉर एग्जांपल मतलब जैसे हम लोग दिल्ली से जो है सॉरी हम लोग जो है उत्तराखंड से जितना भी लैब टेस्टिंग के लिए हमें दिल्ली भेजना पड़ता है। सो आई एम नॉट श्योर कि देहरादून में कोई सेटअप है या, क्योंकि हर एक जगह के प्राइसेस जितने भी प्राइवेट लैब होगी, इवन अगर वो प्राइवेट लैब है तो उसको NABL एक्रेडिटेशन होना चाहिए। तो ये एक ये आप जरूर वेरीफाई कर सकते हो, मतलब NABL एक्रेडिटेशन होना चाहिए लैब के पास में। और आपको कौन सा पैरामीटर के लिए टेस्ट कराना है ये आपको एक श्योरिटी होनी चाहिए, उसके बेसिस पे वो आपको प्राइस कोट करेंगे। तो लगभग आई थिंक वो फसाई वाला ही होगा, जितना उसी के अप्रोक्सीमेशन में होगा, बहुत ज्यादा उससे फर्क नहीं होगा। डिपेंड करता है, मतलब न्यूट्रिशनल लेबल वगैरह का जैसे अराउंड 6,000 7,000 रुपीज के हाँ आसपास होता हाँ है न्यूट्रिशनल हाँ लेबल हाँ का, राइट। हाँ। बट अगर आप कोई दूसरा टेस्ट कराते हो तो वो टेस्ट जैसे दिस टेस्ट वाज स्पेसिफिकली फॉर मतलब बायोकेमिस्ट्री ऑफ द कि पेस्टिसाइड्स है कि नहीं है ना। तो ये वाले टेस्ट पे फिर आपको थोड़ा उसके पैरामीटर्स को आपको फिर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो अगेन बट सजेस्टिव है कि आप NABL एक्रेडिटेड लैब से ही कराओ। हाँ, नहीं, जिनसे हम कराते पहले उनसे ही बात करेंगे, वो हाँ हैं। हाँ और लास्ट क्वेश्चन सर, मैं एक अप्रोक्सीमेशन, एज एन अप्रोक्सीमेशन, जैसे हम लोग रिटेल के लिए जो प्राइसिंग करते हैं वो 1:3 to 3.5 का रेशियो वर्क्स। तो फॉर एक्सपोर्ट व्हाट इज द ब्रॉड रेशियो दा, मतलब ऑफ कोर्स उसके अंदर निटिग्रिटी में घुसेगा आदमी, पर एक मोटा मोटा उसका क्या हुआ है रेशियो? मतलब जैसे कोई थंब ऑफ रूल तो आई डोंट नहीं, थिंक थंब ऑफ रूल शुड नहीं, एग्जिस्ट, एक जस्ट एज बट हाँ अ डेफिनेटली बॉल लाइक, हाँ हाँ डेफिनेटली लाइक इवन इन रिटेल लाइक there's a general thumb of rule which I have understood in the last 7 years of my working कि एक आपके पास में 100% मार्जिन तो होना चाहिए।
विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे आपके वॉल्यूम्स क्या है, मतलब एक तरीके से, क्योंकि आपके पास वॉल्यूम्स इन द सेंस यहाँ पे एनीथिंग दैट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन, अगर आप पहाड़ी हल्दी कर रहे हो या पहाड़ी लाल मिर्च कर रहे हो या पहाड़ी एनीथिंग दैट यू आर डूइंग, उसके प्राइसिंग जो मतलब आपके पास उतनी क्वांटिटी है नहीं, उतना इकोनॉमीज ऑफ स्केल यहाँ पे इतना वर्क नहीं कर पाता है। मतलब मैं अगर जनरल डिस्कशन अभी करता हूँ तो मेरे को जो जनरल डिस्कशन मतलब इवन विद अदर एंटरप्रेन्योर्स जो मैंने किए है आज तक पहाड़ में, उससे मेरे को इतना ही समझ आया कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल यहाँ पे इतने पॉसिबल हो नहीं पाते। तो आपको एक अच्छा खासा एक मार्जिन रख के, स्पेशली व्हेन यू आर एंटरिंग रिटेल, क्योंकि अगर आप रिटेल पे जा रहे हो आपको 30% 25% जो है आपका एक अलग रिटेलर ही ले लेगा। आप कहीं पे भी किसी शॉप पे रखवाते हो सामान तो वो वहीं चला जाएगा, फिर आपका लॉजिस्टिक्स का खर्चा चले जाएगा। अगर आप अमेजोन वगैरह पे भी सेल कर रहे हो तो भी आपका करीब मतलब अप टू 35-40% जो है आपके मार्जिन रिडक्शन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको एक एटलीस्ट मेरे ख्याल से 70 to 100% मार्जिन के बीच में आपको जनरल सेंस में चलना चाहिए। एक्सपोर्ट पे अगर आप जाते हो तो आपका पूरा का पूरा क्वांटिटीज पे भी डिपेंड करेगा कि आप क्या क्वांटिटीज पे डील कर रहे हो, क्या प्रोडक्ट है, क्या प्रोड्यूस है, कितनी सप्लाई है, कितनी डिमांड है। अगेन मतलब यू आपका क्या ओपिनियन है वैसे इसमें? मेरा नहीं है एक्चुअली, चूंकि आप कर रहे हो इसलिए, मतलब आपने इतने साल करा है तो एक आदमी क्या है करता है, फिर करते करते सीखते जाता है ना, उसको आइडिया होता जाता है कि ये वाला दिस इज नॉट राइट, नहीं मतलब व्हाट मेरा वर्क्स बेस्ट। जनरल, हाँ जनरल डिस्कशन ये है। बॉल पार्क पे तो मुझे नहीं पता, बट जितना मैंने ऑब्जर्व किया है ऑल्सो कि इतना मार्जिन पे इट वर्क्स बेटर। कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अपेडा रजिस्टर्ड मेंबर है क्या यहाँ पे, मतलब कोई अपेडा पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड मेंबर है क्या, तो वो अपना कोई जर्नी शेयर करना चाहेगा, या किसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस किसी ने अभी तक यूज किया हो? जैसे आई थिंक प्रवीण here has, उन्होंने बोला कि उनके पास में इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस है, बट किसी ने अभी सर तक है पर इंपोर्ट मैंने एक्सपोर्ट लाइसेंस? हाँ जी, लाइसेंस तो है पर मैंने यूज नहीं किया अभी तक। ओके ओके। हाँ आप जी, क्या करते हो मैम? ओके हनी का। ओके। तो हनी यहाँ से काफी लोग मतलब आई थिंक हनी का एक काफी अच्छा एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है ना, काफी ज्यादा क्वांटिटीज भी है। तो उस पे भी आप लोग चेक कर सकते हो, उस पे भी आप लोग वेरीफाई कर सकते हो कि कैसे उसको प्रमोट किया जा सकता है यहाँ से। और सबसे अच्छा ये होगा कि अगर आप कोई एक्सपोर्ट हाउसेस या फिर किसी भी जैसे अपेडा के थ्रू भी आप जा सकते हो, बट जी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ना, जैसे अपेडा पे भी आप रजिस्टर कर सकते हो, नहीं तो आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो एक्सपोर्ट हाउसेस है या कोई एक्सपोर्ट ऑलरेडी कर रहा है, आप उनको भी आगे सप्लाई कर सकते हो। है ना, यस सर। क्योंकि आप अपनी एक बार सप्लाई वगैरह क्वांटिटीज वगैरह भी एक बार वेरीफाई कर लेना। जैसे आप अपेडा पे जाते हो तो वहां से आपको काफी सारा डिटेल्स मिल जाएगी विद जो कि प्रोडक्ट जी सर। स्पेसिफिक होगी। जी तो व्हाट आई कैन डू इज कि जैसे मैं एक आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, वॉट एवर टाइम वी हैव है, व्हाट आई डू इज कि आई शेयर माई स्क्रीन एंड थोड़ा सा हम लोग जैसे ये मैं अभी अपेडा के पेज पे आ चुका हूँ, है ना। तो मैंने अपेडा का जो ये पेज है उस पे मैंने नेचुरल हनी देखा है। तो अभी एक्सपोर्टेड इन ये 2025 की बात है, तो 2025 में अगर आप देखो तो यहाँ से करीब जो है 206 मिलियन जो है यहाँ से ये सामान गया है। इतने इतने का हनी इंडिया से जो है एक्सपोर्ट हुआ है। तो दिस इज रफली मतलब आपका 1850 करोड़ रुपए का आपका यहाँ से खाली जो है हनी का, नेचुरल हनी का बिजनेस हुआ है। तो इस पे आप देख सकते हो कि मस्टर्ड हनी, यूकलिप्टस हनी, लिची हनी, मल्टीफ्लोरा हिमालयन हनी, तो जिस पे आई थिंक काफी लोग यहाँ पे काम कर रहे होंगे, है ना, मल्टीफ्लोरा हिमालयन हनी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एरियाज ऑफ प्रोडक्शन में देखो तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा आई थिंक 17% है। तो जितने भी लोग यहाँ पे आई थिंक काशीपुर, देहरादून, इस सारे एरियाज पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं तो उनके पास एक काफी अच्छा एरिया है, राइट, हनी को लेकर के। एंड बाकी आप यहाँ से आपको अपेडा की वेबसाइट से आपको मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी मिल जाती है, यूएसए, यूएई, सऊदी अरेबिया, पुर्तगाल, लिबिया। तो ये अगेन आप देख सकते हो कि DGCIS की वेबसाइट, यहाँ से भी आपको सारा डेटा मिल जाएगा। और जैसे अगर हम अपेडा के उसमें देखते हैं कि
यहाँ से आपको अपेडा का कैटलॉग का पूरा एक प्रोडक्ट कैटलॉग भी मिल जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट्स में कितना क्या HSN कोड है। तो अगर हम यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे हर्बल टी अगर डाला है, या अगर हम तो यहाँ से आपको जैसे देखोगे कि आपको यहाँ पे एक प्रोसेस फूड का भी मिल जाएगा। तो अगेन आपको कितना मतलब इंडिया एक्सपोर्ट ऑफ प्रोसेस फूड्स फॉर रुपीज इतना जो है USD मिलियंस पे यहाँ से सामान गया है। तो इसमें प्रोसेस फ्रूट्स, जूसेस, नट्स, यहाँ से इवन कोकोआ प्रोडक्ट्स आपके गए हुए हैं। तो जैसे आप देखो कि मैंगो को पल्प फॉर्म पे सेंड किया गया है, प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स की गई है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रोसेसिंग करके उसको सेंड करो, राइट। तो प्रोसेसिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक आप इसको आज जरूर देखेंगे, इसमें कुछ GI टैग प्रोडक्ट्स भी आ चुके हैं। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ से आप इनके जो है फूड एंड एग्री प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है GI। तो GI प्रोडक्ट्स जो हमारे रजिस्टर हो चुके हैं उसका एक कैटलॉग भी आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। ये इंडिया के जो जितने भी GI मैंगोज है उसका भी पूरा डेटा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम उत्तराखंड जाते हैं तो ये जैसे कि उत्तराखंड आ गया 29 स्टेट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बासमती जो है उसको यहाँ के अपेडा ने एक जो है, ये आप देखो चियोड़ा ऑयल जो है, इसको चियोड़ा ऑयल को भी हमारे GI टैग मिला हुआ है। यहाँ का जो बासमती है इसको भी हमारे उत्तराखंड के उसको भी GI टैग मिला हुआ है। अगेन आप देखो मुंशियारी का जो राजमा है उसको ज्योग्राफिकल इंडेक्स मिला हुआ है। उत्तराखंड का जो मडुआ है उसको GI टैग मिला हुआ है। तो झंगोरा को GI टैग मिला हुआ है। जो हमारी गहत की दाल है उसको GI टैग मिला हुआ है, लाल चावल को। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा एक लिस्ट आपको मिल जाता है अपेडा की वेबसाइट से। एंड आपको एक आपकी रामनगर की जो लीची है उसको भी GI टैग मिला हुआ है। आप जैसे बुरांश अभी सर ने डिस्कस किया था आई थिंक, उसको भी आप देख सकते हो, इसको भी GI टैग मिला हुआ है। तो इसके बेसिस पे आप अपने जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी बात कर सकते हो। तो ये 15 थिंग्स है जो कि उत्तराखंड की जिनको यहाँ पे GI टैग मिला हुआ है। तो जब हम अपेडा की वेबसाइट पे जाते हैं तो हमें एक पूरा का पूरा डिटेल यहाँ से मिल जाता है और इस पे फिर हम लोग यहाँ से काम करना शुरू कर सकते हैं। ये एक काफी ज्यादा एक पूरा का पूरा लिस्ट है। इसके आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अपेडा से आपको एक हेल्प मिलेगा। आप यहाँ से इन पे आप जैसे इनका ये भारतीय प्रोग्राम है तो इससे आपको एक जो हम प्रोग्राम डिस्कस कर रहे थे, अभी कौन सा स्क्रीन विजिबल है? तो ये जैसे आप देख सकते हो कि दिस इज भारतीय जो प्रोग्राम है, ये भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन एंड फॉर एक्सपोर्ट इनोवेशन है। तो इस पे भी अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे आपको एक, जब आप यहाँ पे रजिस्टर करते हो तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे हु कैन अप्लाई। तो यहाँ पे अगर आपका एग्री फूड स्टार्टअप है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका टेक्नोलॉजी और सर्विस का स्टार्टअप है तो आप यहाँ पे अप्लाई। और अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आप अपेडा पे अगर रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके पास पे फार्मर प्रोड्यूसर या FPO या FPC है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे अभी कोई मुझसे कह रहा था कि उनका सोल प्रोप्राइटर है, तो सोल प्रोप्राइटर में आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। आपकी या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, या आपकी पार्टनरशिप होनी चाहिए, या फिर आपकी LLP होनी चाहिए। तो ये 3 फॉर्म होनी चाहिए, या फिर आपकी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी होनी चाहिए। एक और चीज आप देख सकते हो, अगर आपके पास पे स्टार्टअप है तो आप DPIIT सर्टिफिकेशन भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से आपको जो है हाउ टू अप्लाई पे आ जाएगा। तो लिंक फॉर, इस लिंक से आप अप्लाई कर देंगे ना, आपको सारा का सारा एक आप यहाँ से इस फॉर्म से आप क्लिक कर सकते हो। तो व्हाट आई कैन डू इज कि ये मैं आपको यहाँ पे चैट में शेयर कर देता हूँ। तो आप डायरेक्टली यहाँ से अभी जितने भी लोग इंटरेस्टेड है वो लोग इसकी वेबसाइट पे जाके ऑलरेडी इसको आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो, है ना। तो जिन लोगों का भी आपको लगता है कि आपके पास पे कंपनी रजिस्टर्ड है, LLP है या पार्टनरशिप फर्म है,
आप ऑलरेडी, मेरे हिसाब से आप ऑलरेडी अप्लाई कर दो इस पे, एंड आई थिंक यू विल गेट द बेनिफिट्स, क्योंकि ये काफी एक इम्पोर्टेंट चीज है जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट्स अभी देख रहे हो। और बाकी जैसे अपेडा का जो ये वाला उत्तराखंड वाला जो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है, ये भी मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, तो पीपल कैन स्टार्ट लुकिंग एट इट। मल्टी फ्लोरा हनी का भी हमने देखा, तो हनी का भी काफी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट, काफी लोग यहाँ पे हनी पे काम कर रहे हो, तो आई थिंक उस पे भी काफी ज्यादा एक डिटेल आप इनकी वेबसाइट पे भी जाके रजिस्टर कीजिए, तो आपको एक RCMC, तो मैंने कुछ लिंक्स अभी शेयर किए, तो उस पे बेसिस पे आपको यहाँ से काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। एक लास्ट में आपके साथ जो अभी एक अपेडा की, ये काफी आई थिंक कितने लोग अपेडा पे पहले भाई जा चुके हैं, उनका पेज देख चुके हैं, तो ये पेज जैसे अभी हम देख रहे हैं, दिस इज एग्री एक्सचेंज, तो इन लोगों ने एग्री एक्सचेंज बना के रखा हुआ है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि टॉप 10 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, यहाँ से आप देखोगे UAE में जो है सबसे, इंडिया से जो है UAE काफी ज्यादा जाता है, सऊदी अरेबिया जा रहा है, वियतनाम जा रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स जा रहा है, मलेशिया जा रहा है, तो ये आपको एक पूरा का पूरा लिस्ट मिल गया है। अगर हम ऑल एग्री प्रोडक्ट्स से जाते हैं तो नेदरलैंड्स, नेपाल, इराक, इंडोनेशिया, लोएस्ट से लेकर के हाईएस्ट तक आपको एक पूरा का पूरा लिस्ट मिल गया है। ये आप इस मैप के हिसाब से भी देख सकते हो कि यहाँ इंडिया से कितना एक्सपोर्ट होता है कौन सी कंट्री में। जैसे अगर हम कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा में करीब करीब जो है 402 USD मिलियन का सामान जाता है, तो 1.3 मिलियन 1.3% के आसपास ही जाता है। और US में देखते हैं तो करीब 5% जो है इंडिया का एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। तो ये वेबसाइट जो है ये भी काफी एक इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, जिसपे आपको सारा का सारा डेटा मिल जाएगा कि कहाँ से इंडिया से कितना एक्सपोर्ट होता है, कौन से प्रोडक्ट का कितना एक्सपोर्ट होता है, और इंडिया वर्सेस ग्लोबल पीयर्स कैसे, इंटरनेशनल प्रोडक्शन कैसा है। तो यहाँ पे आपको एक पूरा का पूरा प्रोडक्शन का डेटा भी मिल जाएगा। अब यहाँ से कोई लोग जैसे कह रहे थे कि लीड्स की बात कर रहे थे, तो अगर आप यहाँ से लीड्स लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको एक ये लीड्स आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको कंपनी के नाम, अगर आप जितने भी लोग इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे आपको कांटेक्ट भी मिल जाएगा उनका। कोई हनी का जैसे पूछ रहा था, तो आपको हनी का भी डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। ये अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे आपको, आप यहाँ पे जैसे इंडिया मार्ट आपने देखा होगा, तो यहाँ पे भी आप जैसे जाके पूरा क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे अगेन आपको आप अपना, आई कैन ऑल्सो शेयर दिस लिंक, जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे आई थिंक उनके लिए। तो अभी जो हम लोगों ने प्रेजेंटेशन पे डिस्कस किया उसका ये प्रैक्टिकल एक नॉलेज शेयरिंग मैं आपके साथ कर रहा हूँ, so that now you can start working on these links already, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम सभी यहाँ पे एंटरप्रेन्योर है, तो एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आई थिंक टू टेक एक्शन, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप इस पे ऑलरेडी रजिस्टर कर दो। अभी आपके पास पे लीड्स नहीं हो या अभी आपके पास पे वो नहीं है, कोई बात नहीं, आप इसके जो भारतीय प्रोग्राम है उसके लिए आप रजिस्टर कर जाइए, एंड आई थिंक वहां से आपको इवेंचुअली बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सारे लिंक्स आप एक बार यहाँ से कॉपी करके कहीं पे अपने व्हाट्सएप में या कहीं पे पेस्ट कर लीजिए, so that you can get help, and I think we can, if there is any other question I can take, नहीं तो I think we can close today's this thing, and किसी और को कोई और क्वेरी आती है तो आप शेयर कर सकते हो। मैंने अपना ईमेल आईडी भी यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, तो anyone with any particular query या कनेक्ट करना है तो कनेक्ट भी कर सकते हैं, तो we can do that. बहुत बहुत धन्यवाद पवित्र जोशी जी। आज के सेशन में आपने लोकल एंटरप्रेन्योर्स को इंस्टीट्यूशनल मार्केट से जोड़ने का कार्य किया है। आपके एक्सपीरियंस और एग्जांपल्स ने स्पष्ट किया है कि सही अप्रोच क्या है और कैसे लोकल बिजनेसेस को ग्लोबल बिजनेसेस से जोड़ना है। TBIGU आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है और आप सभी का जुड़ने के लिए भी।
मैं आशा करता हूँ आज का ये सेशन सभी को बहुत यूज़फुल रहा होगा, सभी के लिए, सभी को बहुत कुछ समझ में आया होगा।